Yesterday, we have started or completed hematological problems. The priority concepts are perfusion and safety. उसमें हमने सिकल सेल अनीमिया देखा था। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ए, वो एबनॉर्मली रिप्लेस हो जाता है पार्शियली और इनकम्प्लीटली बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, दैट इज सिकल हीमोग्लोबिन एस। ये कब होता है? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वो नॉर्मल सेल में से सडनली सिकल सेल शेप हो जाते हैं। सिकल सेल अनीमिया रूल आउट करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए हम सिकल डेक्स टेस्ट करते हैं। एक बार सिकल डेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद हमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करना होगा टू आइडेंटिफाई कि हाँ उसको ट्रेट है या कंप्लीटली डिजीज है, वो कैरियर है या डिजीज है। फिर हमने उसके डिफरेंस देखे थे कि नॉर्मल आरबीसी कैसा दिखता है, सिकल सेल आरबीसी कैसा दिखता है, उसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस देखे थे। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिपेंड करेंगे कि कितने सेल्स सिकल शेप हो गए हैं एंड कितना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। जब भी लाइक फीवर होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, इमोशनल स्ट्रेस होगा, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, सो सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एक्यूट एक्सर्सर्बेशन। वो बहुत ही वर्स होता है। एंड वेन एवर द पेशेंट एक्सपीरियंस सिकल सेल क्राइसिस, फोर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, any of them or all of them, that is vaso-occlusive crisis, splenic sequestration, hyperhemolytic crisis, aplastic crisis. You should know what is vaso-occlusive crisis, उसके sign and symptoms क्या है, splenic sequestration क्या है, उसके sign and symptoms, hyperhemolytic crisis, aplastic crisis, उसका मतलब एंड उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। अगर सिकल सेल हुआ है, आप इमीडिएटली ऑक्सीजन दे देते हो तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे सेल्स। बट अगर रिपीटेडली बार बार उनको सिकल सेल शेप में आना पड़ रहा है, फिर वो परमानेंटली सिकल शेप ही हो जाएंगे एंड फिर वो नॉर्मल शेप में कभी नहीं जा सकते। देन हमने असेसमेंट देखा था ईच एंड एवरी क्राइसिस का। वेजो एक्लूसिव क्राइसिस मतलब जो सिकल शेप होता है वो स्मॉल माइक्रो सर्कुलेशन में आके स्टक हो जाता है, उसकी वजह से इस्केमिया इंफाक्शन होता है। साइन एंड सिम्टम्स हमने उसके देखे थे। स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन मतलब वो जो एबनॉर्मल आरबीसीज है, वो बहुत सारे आरबीसीज ब्लड सर्कुलेशन में से निकलकर स्प्लीन में इकट्ठे हो जाते हैं, पूलिंग हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन। उसके मैनिफेस्टेशन हमने देखे थे। हाइपर हिमोलाइटिक क्राइसिस मतलब बहुत सारे आरबीसीज अचानक से ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे थे। एंड ए प्लास्टिक क्राइसिस मतलब जो प्रोडक्शन है बोन मैरो में से, जो आरबीसी प्रोड्यूस होने चाहिए वो प्रोड्यूस होना ही बंद हो गए हैं ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, एनी रीजन की वजह से ये हुआ है। एंड हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे थे। हमारी इंटरवेंशन क्या थी? हमने देखा था कि वो जो पेशेंट है जिसको सिकल सेल क्राइसिस हुआ है या सिकल सेल है, एक्सर्सर्वेशन है, अगर कुछ है नहीं, नॉर्मल आरबीसी है तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें प्रिवेंट करना है कि वो वर्स ना हो जाए। बट वेन एवर द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना होगा। मेक श्योर पेन के लिए जब तक आप प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करोगे पेन कम नहीं होगा। जितना भी ऑक्सीजन है अकॉर्डिंग टू दैट हमें देना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत हो सकती है तो वो भी करना पड़ेगा। एंड पेन मेडिसिन देनी होगी। उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना है। वी हैव टू बी मेक श्योर कि प्रॉपर वीनस रिटर्न हो, सो लेग कहीं से भी डेंगल नहीं करना है, नी गैज ओपन नहीं करना है, एंड हेड एलिवेट करना है बट नॉट मोर देन 30 डिग्रीज, कि जो वीनस रिटर्न है वो भी प्रमोट हो एंड ऑक्सीजन भी मिलता रहे एंड ब्रेन तक ब्लड भी सप्लाई चालू रहे। देन मेडिसिन दे सकते हो आप हाइड्रोक्सी यूरिया एंड एंटी एम्बोलाइट की वेजो ऑक्लूसिव इवेंट्स ही ना हो। एंटीबायोटिक्स दे सकते हो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस हमें मॉनिटर करने हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो जाए उसके। देन आप पेरेंट्स को भी सिखा सकते हो कि व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ क्राइसिस, वो हमने देखा था। वो जो पेशेंट है उसका स्प्लीन अभी फंक्शन करना बंद कर देगा फ्रिक्वेंटली, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसकी स्प्लीन में, तो उसकी वजह से देर माइट बी चांसेस कि फंक्शनल ए स्प्लीनिया हो जाए, स्प्लीन अपने आप से फंक्शन करना बंद कर दे। तो ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा होंगे तो हमें उसको इम्यूनाइजेशन करना होगा। अगर बहुत रिकरेंटली स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन होता है तो स्प्लीनेक्टोमी भी हमें करनी पड़ेगी। एंड ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है तो हेरिडिटरी में पास ऑन होता है। द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज जो भी पेशेंट है जिसको
सिकल सेल अनीमिया है, वी हैव टू अवॉइड मैपेरिडीन पेन मेडिकेशन। मैपेरिडीन इज अ ओपियोइड डेरिवेटिव पेन मेडिकेशन, वो हमें अवॉइड करनी है। क्यों? बिकॉज देर माइट बी चांसेस कि उसका जो बाय प्रोडक्ट है नॉर्मेपेरिडीन, उसकी वो अगर बढ़ गया ब्लड के अंदर तो उसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। फिर हमने देखा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। देर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए का दूसरा नाम है क्लासिक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम है क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 जो होता है वो डेफिशिएंट होता है, वो नहीं होता है, एंड हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम से पास ऑन होता है, सो वाई क्रोमोसोम में हीमोफीलिया नहीं होगा। सो जो फीमेल है वो इन्फेक्टेड है, देर आर हाई चांसेस कि वो मेल को ट्रांसमिट कर सकती है, बिकॉज फीमेल को ट्रांसमिट होने के लिए दूसरा जो एक्स है जो फादर से मिल रहा है वो हेल्दी है, सो उसको नहीं होगा। बट अगर फादर भी डिजीज है, फादर को भी हीमोफीलिया है, मदर को भी हीमोफीलिया है, सो फॉर श्योर फीमेल फीमेल को भी होगा। उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? जो भी क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है लाइक फैक्टर 8 और फैक्टर 9, आपको उसको रिप्लेस करना होगा। असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने देखे थे, जब भी किसी को हीमोफीलिया होता है तो हमें उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना होगा कि उसको कहीं से भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, स्किन पर पैटेकी, परप्यूरा, ब्रूसिस, ऐसे सब देखने को मिलेगा आपको। देन एपिस्टेक्सिस, मेलिना, हीमेचूरिया, कहीं से भी ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो हमने ये सब देखा था। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो कि मॉनिटर करो ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं, और जहां से भी ब्लीडिंग हो रहा है वो हमें स्टॉप करना है। आप वो फैक्टर्स लैब में बनाया हुआ फैक्टर भी एडमिनिस्टर कर सकते हो, या फिर ऐसे प्लाज्मा को स्टोर किया जाता है उसमें से जो जो डोनर होता है उसके प्लाज्मा को स्टोर किया जाता है, उसमें से भी आपको मिल सकता है ये फैक्टर, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर किसी को माइल्ड हीमोफीलिया है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो, DDAPV, दैट इज 1-diamino-8-D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। वो एक सिंथेटिक वैसोप्रेसिन है। अगर वो आप दोगे तो प्लाज्मा के अंदर खुद ही फैक्टर 8 बनना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो बहुत नहीं बनता है, थोड़ा ही बनता है। जॉइंट में अगर ब्लीडिंग है तो उसको स्टेबिलाईज करने के लिए आपको इमोबिलाइज करना होगा, एलिवेट करना होगा, आइस एप्लीकेशन करना होगा। देन पेरेंट्स को भी सिखाना होगा व्हाट आर द साइंस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग कैसे पता चलेगा, उसके साइंस सिखाने हैं, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है वो आपको सिखाना होगा। देन पेरेंट्स को बोलना है कि बेबी जो भी चाइल्ड है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसको कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करवाने हैं। एंड जब भी कुछ साइकिलिंग करता है, वॉकिंग करता है, स्केटिंग करता है, तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहनने हैं, हेलमेट है, नी पैड है, एल्बो पैड, नी पैड, ऐसा सब कुछ पहन के ही करना है। देन नेक्स्ट हमने देखा था वॉन विलब्रेंट डिजीज। वॉन विलब्रेंट डिजीज और हीमोफीलिया का एक ही डिफरेंस है, हीमोफीलिया में वो फैक्टर एब्सेंट होता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। वॉन विलब्रेंट डिजीज में क्या होता है कि उसमें जो फैक्टर 8 बनाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, द प्रोटीन इज वॉन विलब्रेंट प्रोटीन। वो फैक्टर प्रोटीन ही नहीं है, जिसकी वजह से फैक्टर 8 नहीं बन रहा है एंड ब्लीडिंग हो रहा है। दूसरा डिफरेंस, हीमोफीलिया में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, कहीं पर भी। एंड वॉन विलब्रेंट डिजीज में क्या होगा, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ब्लीड होगी और कहीं से ब्लीडिंग नहीं होगा। उसका हमने असेसमेंट देखा था, एपिस्टेक्सिस, गम ब्लीडिंग, इजी ब्रूसिंग एंड एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके हमने ट्रीटमेंट देखी थी कि जैसे सेम हीमोफीलिया की है, हमें फैक्टर 8 क्लॉटिंग फैक्टर देना होगा, एंड पेरेंट्स को क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या अवॉइड करना है, सेम जस्ट लाइक हीमोफीलिया हमने इंटरवेंशन को कंप्लीट करना होगा। पर एक डिफरेंस याद रखना है, हीमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, उसमें वॉल विल्ब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी से नहीं है, फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, एंड कहीं से भी ब्लीड हो सकता है। वॉन विल्ब्रेंट डिजीज वो फैक्टर ही नहीं है, वो प्रोटीन ही नहीं है। वो प्रोटीन ही नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, फैक्टर 8 बनेगा ही नहीं। तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वॉन विल्ब्रेंट डिजीज होता है, एंड ब्लीड म्यूकस मेम्ब्रेन्स में से ज्यादा होगा कंपेयर टू एनी वेयर ऑफ द बॉडी। रेड पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो भी चाइल्ड है जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है लाइक हीमोफीलिया, वॉन विल्ब्रेंट डिजीज, दे हैव टू ऑलवेज वियर अ मेडिकल ब्रेसलेट। नेक्स्ट हमने देखा बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। वी नो देर आर अल्फा एंड बीटा चेन्स, तो जो जो हीमोग्लोबिन है वो
एबनॉर्मल हो जाएगी चेन चेन। उसके हमने टाइप्स देखे थे, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया ट्रेट, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया मेजर। माइनर मतलब वो एसिम्टोमेटिक साइलेंट कैरियर होता है। आइडियली माइनर एंड ट्रेट बोथ आर सिमिलर, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं कि वो कैरियर है, पता भी नहीं चलेगा उसको कि उसको थैलेसीमिया माइनर है। थैलेसीमिया ट्रेट मतलब उसको माइक्रोसाइटिक अनीमिया होगा, उसके आरबीसी छोटे शेप के होंगे। थैलेसेमिया इंटरमीडिया मतलब उसको थोड़े सिम्टम्स ज्यादा होंगे, सीवियर मॉडरेट टू सीवियर अनीमिया होगा, एंड स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है। एंड मेजर में उसको बहुत सीवियर सिम्टम्स होंगे, बहुत सीवियर अनीमिया हो सकता है, उसको पुलिस अनीमिया भी बोलते हैं हम। एंड ऐसे पेशेंट को फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। ओके। फिर आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, हीमोग्लोबिन एडमिनिस्टर करके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके। समटाइम्स बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है कि आरबीसीज, नए आरबीसीज अच्छे से बने हीमोग्लोबिन वाले। फिर उनमें स्प्लीनेक्टोमी भी किया जाता है। अगर आप आरबीसीज देते हो, वी नो द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज, बट वी वांट कि ये जो हेल्दी आरबीसीज है वो पीडियाट्रिक पेशेंट में ज्यादा देर तक चले। सो उसके लिए स्प्लीनेक्टोमी भी किया जाता है, कि ज्यादा देर तक वो लाइफ स्पान हम इंक्रीज कर सके। एंड दूसरा कि रिपीटेड आप ट्रांसफ्यूजन करोगे उसकी वजह से सीवियर स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है। सो दोनों वजह से, स्प्लीनोमेगाली की वजह से एंड इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, दोनों पर्पस के लिए हम स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। हमने उसका असेसमेंट फाइंडिंग देखा था कि जिसको थैलेसीमिया होता है उसको फ्रंटल बोसिंग, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, वाइड सेट आईज विथ फ्लैटन नोज, ग्रीनिश येलो स्किन टोन, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, सीवियर अनीमिया फॉर ओनली फॉर थैलेसीमिया मेजर। माइनर में सीवियर अनीमिया नहीं होगा, एंड उसके आरबीसीज भी माइक्रोसाइटिक छोटे होंगे, एंड हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स होंगे, मतलब हीमोग्लोबिन भी कम होगा। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो मेजर के लिए, एक ही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना पड़ेगा। एंड जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो आपको रिएक्शंस ना हो उसके, वो देखना पड़ेगा। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ओवर आयरन ओवरलोड हो सकता है। तो आयरन ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हम डिफेरोक्सामाइन देते थे, कि वो चिलेशन थेरापी बोलते हैं जिसको, जिसमें डिफेरोक्सामाइन या डिफेरोक्स डिफेर फेरेसिरॉक्स मेडिसिन दी जाती है। स्प्लीनेक्टोमी भी अगर किया है तो इन्फेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड पेरेंट्स को बताना होगा कि वो प्रॉपरली वैक्सीन ले, एंड ये जीनेटिक काउंसलिंग भी उनका करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा था। आयरन डेफिशिएंसी मतलब जो आयरन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आयरन ही कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी अच्छे से नहीं बनेगा, एंड उसकी वजह से बेबी अनेमिक हो जाता है। देन हमने देखा ए प्लास्टिक अनेमिया। ए प्लास्टिक अनेमिया मतलब जो आरबीसीज है वो ही कम है, बोन मैरो में से आरबीसीज ही अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो आरबीसीज ही नहीं बनेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा, आरबीसीज ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, एंड अकॉर्डिंग ड्यू टू दैट द चाइल्ड विल बी अनेमिक। रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी कोई पेशेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाला, हम उसको लिक्विड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन देते हैं। बट जब भी वो लिक्विड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ले रहा है पेशेंट सिरप के फॉर्म में, उसको स्ट्रॉ से लेना है, बिकॉज वो उससे जो लिक्विड फॉर्म है उससे ब्लैक हो जाएगा, टीथ सारे ब्लैक हो जाते हैं। तो स्ट्रॉ से लेना है, एंड जैसे ही लेते हो आपको एडवाइस करना है कि वो ब्रश कर दे। ओके। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। इफ यस देन यू कैन message me. Now let's start new chapter. Okay, that is chapter 22, oncological problems in a pediatric patient. So और इस चैप्टर में हम ऑन्कोलॉजिकल कैंसर रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं, एंड द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्यूलर रेगुलेशन एंड सेफ्टी। प्रॉपर सेल्यूलर रेगुलेशन हो और पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करनी है, बिकॉज ड्यू टू कीमोथेरापी उसको न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो सब हो सकता है, तो वो हमें उसकी सेफ्टी मेंटेन करनी है। So let's study the first condition, that is leukemia. Leukemia का मतलब क्या है? We know that decreased number of WBCs, but कौन से WBCs? मैच्योर WBCs कम हो गए हैं। ल्यूकेमिया में मैच्योर WBCs, जो मैच्योर WBC होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? द रीजन इज इमेच्योर, जो
बोन मैरो है वो बहुत सारे इमेच्योर डब्ल्यूबीसीस बना देती है। वो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीस इतने ज्यादा होते हैं कि वो नॉर्मल आरबीसी भी नहीं बनने देता, प्लेटलेट भी नहीं बनने देता, एंड वो डब्ल्यूबीसी भी मैच्योर नहीं होता। सो अल्टीमेटली इन ल्यूकेमिया, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, पेशेंट विल एक्सपीरियंस न्यूट्रोपेनिया। मैच्योर डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएंगे, आरबीसी भी कम हो जाएंगे, सो आरबीसी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। सो दिस हैपेंस इन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब इतना है। सो लेट्स स्टडी। ल्यूकेमिया इज अ मैलिग्नेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। वो मैलिग्नेंटली, बहुत एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, सो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट कौन से? यूजुअली एट एन इमेच्योर स्टेज इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज बहुत सारे हो जाते हैं एंड दे डू नॉट बिकम मैच्योर। In leukemia, proliferating immature WBCs, also known as blast cells, depresses the bone marrow, causing anemia from decreased erythrocytes. Anemia होता है, decreased erythrocytes से infection होता है from neutropenia, and bleeding का risk है from thrombocytopenia. Yes, जो bone marrow है, सारे सेल्स होते हैं वो पहले इनमेच्योर होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज ब्लास्ट सेल्स। वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। आरबीसी के भी इनमेच्योर फॉर्म, प्लेटलेट्स के भी इनमेच्योर फॉर्म एंड डब्ल्यूबीसी के भी इनमेच्योर फॉर्म पहले बनते हैं एंड देन दे गेट मैच्योर। सो जो इनमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, जो ब्लास्ट सेल्स है, वो बहुत सारे हो गए हैं इन द बोन मैरो। उसकी वजह से बोन मैरो में आरबीसी और प्लेटलेट को बनाने की कैपेसिटी कम हो गई है। सो अगर आरबीसी कम हो जाएंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा एंड डब्ल्यूबीसी तो ऑलरेडी कम हो गए हैं, मैच्योर नहीं है, इमेच्योर हमारे काम के नहीं है। सो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी किसी काम के नहीं है। सो न्यूट्रोपेनिया भी है, मैच्योर डब्ल्यूबीसी भी कम है, सो उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क है एंड प्लेटलेट भी कम है, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का भी रिस्क बढ़ जाता है। द कॉज इज अननोन। It seems to involve a genetic damage of cells leading to the transformation of the cell from a normal state to malignant state. Yes, we don't know कि ल्यूकेमिया क्यों होता है, बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि कुछ जेनेटिक एबनॉर्मालिटी होती होगी सेल्स में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है वो सडनली इमेच्योर ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं बोन मैरो के अंदर एंड वो नॉर्मल में से मैलिग्नेंट हो जाते हैं। Risk factors includes genetic, viral, immunological, and environmental factors, and exposure to radiation, chemicals, and medications. Yes, जेनेटिक डैमेज क्यों हो सकता है, रिस्क फैक्टर क्या है ल्यूकेमिया होने का? अगर आप ये सारी चीजों के कांटेक्ट में आओगे तो देयर माइट बी चांसेस कि वो पेशेंट को फॉर श्योर बोन मैरो डैमेज हो सकता है। सो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, कुछ ऐसा सीवियर वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी सीवियर डाउन हो गई है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी ल्यूकेमिया हो सकता है। कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रेडिएशन के एक्सपोजर में आया है, कोई केमिकल के एक्सपोजर में आया है, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन ली है, तो ये सारी वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। यस, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मतलब रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी। कभी ऐसा सुना है कि आरबीसी की वजह से ल्यूकेमिया हुआ है, प्लेटलेट्स की वजह से? नो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इज लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की वजह से ब्लड कैंसर ज्यादा होता है। Prognosis depends on various factors such as age at diagnosis, initial WBC count, type of cell involved, and sex of the child. Yes, प्रोग्नोसिस मतलब कितनी जल्दी ट्रीट होगा, कितना अच्छा हमें देखने को मिलेगा, रिकवरी कितनी अच्छी हो सकती है, तो वो डिपेंड करती है कि कौन सी एज पर डायग्नोस हुआ था, कितने डब्ल्यूबीसी काउंट कितने हैं इनिशियल, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हुए हैं, सारे सेल्स इन्वॉल्व हो गया है, कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, वो सब, एंड व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सो सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा। Treatment involves chemotherapy and possibly radiation and hematopoietic stem cell transplantation. ल्यूकेमिया की आइडियली तीन ट्रीटमेंट है। either you can give chemotherapy, radiation therapy and stem cell transplantation, जो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स
वो जिनका प्रोडक्शन करती है बोन मैरो, दैट इज हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। सो आप कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी दोनों दे सकते हो, एक दे सकते हो, एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करवा करा जा सकता है। ओके। The phases of chemotherapy include induction, which achieves a complete remission or disappearance of leukemic cells, intensification or consolidation therapy, which decreases the tumor burden further, central nervous system prophylactic therapy, which prevents the leukemic cells from invading the central nervous system, and maintenance, which serves to the maintain the remission phase. Yes, ये जो कीमोथेरापी दी जाती है जब पेशेंट को ल्यूकेमिया होता है, तो वो 4 फेजेस में, मतलब 4 स्टेजेस में दी जाती है। द 4 स्टेजेस आर, जो फर्स्ट स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज इज इंडक्शन फेज, सेकेंड फेज इज इंटेंसिफिकेशन या उसका दूसरा नाम है कंसोलिडेशन थेरापी, थर्ड स्टेज इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोफाइलेक्टिक थेरापी, एंड फोर्थ फेज इज मेंटेनेंस। सो ये 4 फेज में की जाती है। फर्स्ट फेज जो इंडक्शन है, इंडक्शन में क्या किया जाता है, रेमिशन, रेमिशन मतलब स्टेबल पीरियड, वो जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में है। तो जब कीमोथेरापी फर्स्ट दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो ल्यूकेमिक सेल्स है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। सो एक रेमिशन पीरियड आपको अचीव हो जाएगा कि हाँ अभी वो पेशेंट स्टेबिलाईज हो गया है। उसके बाद सेकेंड फेज होता है, दैट इज इंटेंसिफिकेशन और कंसोलिडेशन थेरापी, विच डिक्रीजेस द ट्यूमर बर्डन फर्दर। मतलब रेमिशन पीरियड आपने अचीव करना स्टार्ट तो कर लिया मेडिकेशन इंड्यूस करके, ना उसको आपको और ज्यादा इंटेंसिफाई करना है। वी वांट सारे जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है, जो एबनॉर्मल सेल्स है, वो निकल जाए। सो वी आर गिविंग मोर थेरापी, दैट इज इंटेंसिफिकेशन थेरापी, कि जो ट्यूमर का जो बर्डन है, जो ग्रोथ हुआ है, वो कम हो जाए। थर्ड फेज इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोफाइलेक्टिक थेरापी। यस, अगर जो ल्यूकेमिक सेल्स है, जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है, अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले गए, तो फिर से रिलैप्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कीमोथेरेपी में डॉक्टर क्या करता है, थर्ड फेज में वो जो मेडिकेशंस है, कीमोथेरेपी ड्रग्स, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड, डायरेक्टली उसमें ही इंजेक्ट कर देते हैं। सो क्या होगा कि जो ल्यूकेमिक सेल्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वेड ही ना हो। सो रिलेप्स के चांस भी आपने कम कर दिए। एंड लास्ट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब ये जो सारी आपने मेहनत की है कीमोथेरेपी देकर, वो सारे सिम्टम्स कंट्रोल में लाकर, तो उसको मेंटेन भी करना है। तो फॉर मंथ्स एंड इयर्स जो पेशेंट है वो कीमोथेरेपी लेता रहेगा, कि जिससे उसके जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में रहे एंड रेमिशन फेज में ही रहे, वो कभी भी एक्सर्सरबेट ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। सो दिस इज हाउ कीमोथेरेपी इज गिवन इन 4 स्टेज। इंडक्शन में रेमिशन स्टार्ट किया जाता है, इंटेंसिफाई में और ज्यादा कीमोथेरेपी देकर उसको और कम करने का ट्राई करते हैं, तो रेमिशन पीरियड ज्यादा मिले। एंड फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोफाइलेक्टिक थेरापी में वी मेक श्योर कि जो ल्यूकेमिक सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल्स है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना चले जाए। वो ध्यान रखने के लिए हम डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं। एंड लास्ट, सब मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दिया जाता है फॉर मंथ्स टू इयर्स। नेक्स्ट इज असेसमेंट। जो भी पेशेंट है ल्यूकेमिया वाला, उसको कैसे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, वो पर्सन कैसा होगा, व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स, लेट्स सी। So, infiltration of the bone marrow by malignant cell causes fever, pallor, fatigue, anorexia, hemorrhage, usually petechiae, and bone and joint pain. Pathological fracture can occur as a result of bone marrow invasion with leukemic cells. Yes. अब ये जो malignant WBCs है, जो immature WBCs है, अगर वो बोन मैरो में आ गए, बोन मैरो को हार्म कर दिया, तो उसकी वजह से पेशेंट है उसको फीवर हो सकता है, वो पेशेंट पेल दिखेगा, उसको फटीग रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया रहेगा, हेमरेज भी हो सकता है, बिकॉज प्लेटलेट भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपको पेटेकी देखने को मिलेगा स्किन पर। बोन्स और जॉइंट में भी पेन हो सकता है। एंड
फ्रैक्चर भी हो सकता है अगर ये जो ल्यूकेमिक सेल्स है, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज है, वो बोन मैरो में इन्वेड हो जाएंगे, सो बोन मैरो को वीक कर देंगे, सो कभी भी फ्रैक्चर भी हो सकता है। साइंस ऑफ इन्फेक्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रोपेनिया, वी नो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है तो वो मैच्योर डब्ल्यूबीसी नहीं होने देंगे, उसकी वजह से न्यूट्रोपेनिया हो रहा है। न्यूट्रोपेनिया है तो इन्फेक्शन के भी साइंस दिखेंगे आपको। द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस हिपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड लिम्फेडिनोपैथी, यस, जो भी ल्यूकेमिया वाला पेशेंट होता है तो उसको लीवर और स्प्लीन दोनों एनलार्ज हो जाता है, सो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलेगा आपको। एंड लिम्फेडिनोपैथी, जो लिम्फ नोड्स है, स्पेसिफिक जो लिम्फ नोड्स है, लोकल लिम्फ नोड्स, वो भी एनलार्ज हो सकती है, इन लोग लिम्फेडिनोपैथी आपको देखने को मिलेगा। द चाइल्ड हैज अ नॉर्मल एलिवेटेड और लो डब्ल्यूबीसी काउंट, यस, अगर आप डब्ल्यूबीसी चेक करोगे तो शायद नॉर्मल भी होंगे, एलिवेटेड भी होंगे या लो भी होंगे। नॉर्मल क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट्स में कि विच आर मैच्योर एंड विच आर इमेच्योर, सो आपको नॉर्मल भी दिख सकता है, एलिवेटेड भी दिख सकते हैं। क्यों एलिवेटेड? बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसी। एंड लो भी आ सकता है बिकॉज मैच्योर तो कम है, सो कुछ भी हो सकता है, एलिवेटेड, नॉर्मल, लो, कोई भी डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगे depending on the presence of infection or of immature versus mature WBCs। तो क्या है, लाइक इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे तो ज्यादा देखने को मिलेंगे, मैच्योर कितने हैं, इमेच्योर कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप जब ब्लड टेस्ट करोगे तो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल भी हो सकते हैं, एलिवेटेड भी हो सकते हैं एंड लो भी हो सकते हैं। एंड वेदर द चाइल्ड इज करंटली रिसीविंग द कीमोथेरेपी, एक दूसरा फैक्टर है, कीमोथेरेपी ले रहा है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा डब्ल्यूबीसी का लेवल। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैज डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल, व्हाई? बिकॉज ल्यूकेमिया में आरबीसी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, जितना आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा उतना हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हेमाटोक्रिट भी कम होगा। द चाइल्ड हैज डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, यस, प्लेटलेट काउंट प्रोडक्शन भी, प्लेटलेट प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो उसके प्लेटलेट्स भी कम होंगे, अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो आपको उसमें भी आइडेंटिफाई होगा। Next, a positive bone marrow biopsy specimen identifies leukemic blast in mature phase cells. A lumbar puncture is performed to identify blast cells in a spinal fluid which would indicate central nervous system involvement. Yes, अगर आप बायोप्सी करोगे, जो बोन मैरो है उसके सेल्स लेके आप बायोप्सी करोगे तो उसमें भी आपको जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है, जिसको हम ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, सो ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स आपको मिलेंगे, जो इंडिकेट करता है कि हाँ, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ल्यूकेमिया। एंड फिर स्पाइनल फ्लूइड है, लंबर पंचर करके आप सीएसएफ फ्लूइड निकाल कर उसमें टेस्ट करोगे और उसमें भी अगर आपको दिखने को मिल रहा है इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज, so that indicates कि सारे immature WBCs ल्यूकेमिक सेल्स वो CNS सिस्टम में भी इन्वेड हो गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अब इन्वॉल्व हो गई है। Signs of increased intracranial pressure occur as a result of central nervous system involvement, yes, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगी, वो जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाएंगे तो उसकी वजह से आईसीपी भी इंक्रीज हो सकता है। एंड उसके साइंस क्या है, लेट्स सी बॉक्स 32.1 फॉर द साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी। ओके, सो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, सब लोगों में अलग अलग साइंस होती है। सो इन्फेंट में कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे आपको, अगर आईसीपी बढ़ गया है तो टेंस एंड बल्जिंग फोंटानेल, अगर आप ये एंटीरियर फोंटानेल टच करोगे तो आपको फील होगा कि वो बल्ज हो गया है, टेंस्ड हो गया है। सेपरेट क्रेनियल सूचर्स, वी नो कि इन्फेंट के सूचर्स अभी एक दूसरे से स्टिक नहीं होते हैं ड्यू टू मोल्डिंग, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। मैकवियन साइन, दैट इज क्रैक पॉट साउंड ऑन परकशन, अगर जो इन्फेंट होता है उसके हेड पर आप ऐसे परकशन करोगे, सो क्रैक पॉट कैसा साउंड सुनाई देता है, मटका है, मटका क्रैक हो गया हो तो कैसा साउंड आता है, सेम वैसा साउंड आएगा। बेबी जो है इन्फेंट वो एकदम इरिटेबल हो जाएगा एंड हाई पिच श्रिल क्राई, ऐसा भी आप कर सकते हो, ये एक डिस्टिंग फीचर है इंक्रीज आईसीपी का। हाई पिच क्राई है, श्रिल क्राई है, दैट इंडिकेट्स इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस, अगर आप हेड सरकमफेरेंस लोगे तो वो भी ज्यादा आएगी। डिस्टेंडेड स्काल्प वेन्स, स्काल्प की जो वेन्स है वो भी आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगी।
पुअर फीडिंग, फीडिंग प्रॉपर नहीं लेगा बेबी। क्राइंग व्हेन डिस्टर्ब, थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो जाएगा इरिटेबिलिटी की वजह से क्राइंग स्टार्ट कर देगा। सेटिंग सन, सेटिंग सन साइन मतलब द आईज अपीयर्स डाउनवर्ड विद द स्क्लेरा सीन ओवर द आइरिस, पार्ट ऑफ द लोअर प्यूपिल मे बी कवर्ड बाय द लोअर आईलिड। सो सेटिंग सन साइन, जो न्यूबॉर्न है उसकी आईज में आप देखोगे नॉर्मल ऐसा होता है आइरिस एंड प्यूपिल। सो वो जो पेशेंट है उसकी आईज आपको ऐसी दिखेगी, नीचे की तरफ दिखेगी, प्यूपिल तो शायद कंप्लीटली कवर हो भी जाए या थोड़ी दिखे। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आधी प्यूपिल दिख रही है एंड दिस इज द आइरिस। समटाइम्स ऐसा भी दिख सकता है, जो आइस होगी तो सिर्फ आइरिस ही दिखेगा, प्यूपिल पूरी नीचे चली गई होगी। सो दिस इज अ सेटिंग सन साइन, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन है जो इन्फेंसी से बड़े हैं, तो बड़े चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे अगर आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो हेडेक होगा उनको, नोजिया, फोर्सफुल वॉमिटिंग, और वी कैन से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। Projectile vomiting is a distinct characteristic of increased ICP and पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये दो कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है। तो फोर्सफुल वॉमिटिंग और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी चाइल्ड में। डिप्लोपिया एंड ब्लर विजन, डिप्लोपिया मतलब सब कुछ डबल डबल दिखेगा वो चाइल्ड को, एंड ब्लर विजन दिखेगा उसको, सब कुछ ब्लर दिखेगा। सीजर्स भी आ सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी। so these are the sign and symptoms of infant and children। बिहेवियरल साइंस, पर्सनालिटी और बिहेवियर में क्या चेंजेस हो गए जब आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो दोनों, चिल्ड्रन ले लो या क्या इन्फेंट ले लो, दोनों में क्या प्रॉब्लम होगा, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में हम ज्यादा देख पाते हैं। सो वो इरिटेबल हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस उनमें दिखने को मिलती है, इनडिफरेंस, ड्राउजीनेस, एकदम ड्राउजी हो जाएंगे, मतलब कॉन्शियसनेस उनकी कम होती जाएगी, डेक्लाइन इन स्कूल परफॉर्मेंस, अगर स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा, डिमिनिश्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड मोटर परफॉर्मेंस, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, मोटर परफॉर्मेंस मतलब वो खेलना कूदना भी उनका कम हो जाएगा, स्लीपिंग उनका बढ़ जाएगा, इनएबिलिटी टू फॉलो द सिंपल कमांड्स, आप उनको सिंपल कमांड्स दोगे कि ब्रिंग मी अ वाटर, डू दिस डू दैट, सो वो भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट कॉम्प्रीहेंड द कमांड्स एंड लेथार्जिक हो जाएंगे। लेट साइंस, लेट साइन मतलब बहुत सीवियर हो गया है, आईसीपी इंक्रीज बहुत हो गया है, तो लेट साइंस आपको क्या देखने को मिलेगी, तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा लेट साइन में। डिक्रीज मोटर रिस्पॉन्स टू कमांड, आप कमांड दोगे तो मोटर रिस्पॉन्स, आप बोलोगे कि रेज योर हैंड, सो दे विल नॉट रेज देयर हैंड, उतना डिक्रीज हो जाएगा उनका मोटर रिस्पॉन्स, आप कमांड दोगे फिर भी वो नहीं करेंगे। डिक्रीज सेंसरी रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिम्युलाई, अगर आप उसको पिंच करोगे तो उसको वो भी सेंसेशन नहीं आएगा, सेंसरी रिस्पॉन्स भी उनका कम हो गया है जो भी पेनफुल स्टिम्युलाई है उस पर। ऑल्ट्रेशन इन प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन, यस, प्यूपिल की साइज भी चेंज हो जाती है, रिएक्शन भी चेंज होता है। नॉर्मली आप जैसे ही लाइट डालते हो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, लाइट ले लेते हो तो प्यूपिल डायलेट होता है, बट उनका रिएक्शन भी ऑल्टर हो जाएगा। डीसेरिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट पोस्चर देखने को मिलेगा, यस, दिस इज द वर्स्ट साइन। डीसेरिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट, ये एबनॉर्मल पोस्चर्स है जब आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तब ये दोनों साइंस देखने को मिलती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, डीसेरिब्रेट मतलब जो मिड ब्रेन है, ब्रेन का सेंटर पोर्शन, मिड ब्रेन है वो अफेक्ट हो गया है, एंड पेशेंट की पोजीशन एक्सटेंडेड होगी, वो क्या करेगा पेशेंट, उसके हैंड्स होंगे वैसे आउटवर्ड तरफ ऐसे खींचे हुए होंगे, एक्सटेंडेड हो जाएंगे, फुट्स भी ऐसे एक्सटेंडेड हो जाते हैं, सो दैट इज द एक्सटेंशन पोजीशन, डीसेरिब्रेट पोजीशन। एंड डीकॉर्टिकेट पोजीशन मतलब क्या, सो फ्लेक्शन पोजीशन, दैट वी विल स्टडी इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम फिर से वो स्टडी करेंगे। सो डीकॉर्टिकेट, डीकॉर्टिकेट मतलब वो कॉर्टेक्स है जो ब्रेन का आउटर लेयर है वो डैमेज हो गया है, उसकी वजह से जो बेबी होगा, जो भी पर्सन है, चाइल्ड है, उसको पूरे हैंड्स ऐसे फ्लेक्स हो जाएंगे, फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाएगा, सो दैट इज डीकॉर्टिकेट पोस्चर। सो रिमेंबर दिस थिंग्स, डीसेरिब्रेट, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग। डीसेरिब्रेट बहुत ही वर्स है,
डीकॉर्टिकेट डजंट मीन कि वो अच्छा है, बट डीकॉर्टिकेट मतलब सुपरफिशियल ब्रेन में इंजरी हुई है, एंड डीसेरिब्रेट मतलब बहुत डीप इंजरी हो गई है, मिड ब्रेन तक चली गई है इंजरी। सो दिस आर द टू लेट साइंस दैट इंडिकेट्स कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है ब्रेन को। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन मतलब ऐसे पीरियड ऑफ एपनिया, ऐसे नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर से रेस्पिरेशन होगा फिर स्टॉप हो जाएगा। सो बीच बीच में पीरियड ऑफ एपनिया देखने को मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज काइनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। पैपिलेडिमा, जो आईज है वहां पर एडिमा हो सकता है। डिक्रीज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस पूरी डिक्रीज हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो भी चाइल्ड है, द चाइल्ड कैन गो इनटू कोमा, कोमा में भी जा सकता है। So these are the manifestations of increased intracranial pressure in children, child or infant. ओके, सो वो उसके साइंस आपने देखे, उसमें से किसी के भी साइंस आपको दिखते हैं तो यू हैव टू थिंक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वेड हो गया है एंड आईसीपी बढ़ गया है। The child shows signs of cranial nerve, that is cranial nerve 7, the facial nerve, which is the most commonly affected, or spinal nerve involvement. Yes, क्रेनियल नर्व्स में भी वो इन्वॉल्व, अगर क्रेनियल नर्व्स में वो ल्यूकेमिक सेल्स चले गए हैं, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज वहां पर चले गए हैं, तो क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड मोस्ट कॉमनली फेशियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व 7 है वो इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल नर्व भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। Invasion of leukemic cells to kidney, testis, prostate, ovaries, gastrointestinal tracts and lung is demonstrated through clinical manifestations. Yes, अगर ये ल्यूकेमिक सेल्स है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है, वो किडनी में चले जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। टेस्टिस में चले जाएंगे तो टेस्टिस रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स होंगे। प्रोस्टेट, ओवरीज, जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन में वो चला गया है, इन्वेड हो गया है, जस्ट लाइक ट्यूमर कैसे मेटास्टेटाइज होके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जा सकते हैं, सो वैसे ही ये इमेच्योर डब्ल्यूबीसी दूसरे ऑर्गन में इन्वेड होके वो ऑर्गन खराब कर देंगे, तो साइन एंड सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग होंगे। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन है, infection is so common, bleeding is so common in leukemia, so let's study about infection. infection के लिए स्टडी करते हैं। so infection can occur through self contamination or cross contamination. yes, सेल्फ कंटामिनेशन मतलब उसको दूसरी, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड है और वो पर्सन की वजह से कोई चाइल्ड को इन्फेक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस कंटामिनेशन। बट उसने खुद कुछ किया है और उसको खुद को ही अपने आप से ही इन्फेक्शन हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कंटामिनेशन। उसको किसी का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो इन्फेक्शन उसके अंदर खुद ही डेवलप हुआ है, तो दैट इज सेल्फ कंटामिनेशन। तो सेल्फ कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, डब्ल्यूबीसी उसके पास है ही नहीं। The most common site for infection are the skin. Any break in the skin is the potential site for infection. Respiratory tract and GI tract. Yes. जो भी ल्यूकेमिया वाले पेशेंट होते हैं उनको कौन सी जगह पर इन्फेक्शन ज्यादा होता है? पहले तो स्किन, अगर स्किन में कोई भी कट होगा, ब्रेक डाउन होगा, कोई भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म वहां से अंदर चला जाएगा एंड इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। स्किन से हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है एंड जीआई ट्रैक्ट में। ये बहुत ही कॉमन साइट है इन्फेक्शन होने के लिए। लेट्स सी बॉक्स 32.2। okay, protecting the child from infection, so these are called as neutropenic precautions. You have to remember this precautions, एंक्लेक्स में सारे precautions हमें याद रखने होते हैं। so right now we are studying neutropenic precautions। अभी हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम ब्लीडिंग प्रिकॉशंस देखेंगे। जो भी चाइल्ड है, हम उसको इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, सो लेट्स स्टडी अबाउट द न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस। जब भी आपको ऐसा वर्ड आया कि वी हैव टू पुट द पेशेंट ऑन अ न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, तो ये सारी इंटरवेंशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, आप क्या कर सकते हो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट, इनिशिएटिव प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोसीजर। ये हमें प्रोटेक्टिव आइसोलेशन मतलब वो चाइल्ड है उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरे लोगों को चाइल्ड से खतरा नहीं है, बट चाइल्ड को दूसरे लोगों से खतरा है, हमें उसको आइसोलेट करना है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोसीजर करनी होगी।
मेंटेन फ्रीक्वेंट एंड थरो हैंड वॉशिंग, अगर आप उसके लिए केयर कर रहे हो चाइल्ड को तो आपको फ्रीक्वेंटली एंड थरो हैंड वॉशिंग करना होगा। मेंटेन द चाइल्ड इन अ प्राइवेट रूम विथ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेशन और लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम इफ पॉसिबल। यस, हो सके उतना चाइल्ड को पॉजिटिव प्रेशर में रखो। पॉजिटिव प्रेशर में क्या होगा कि बाहर का जो इन्फेक्शन है वो अंदर नहीं आएगा। तो चाइल्ड को हमने प्राइवेट रूम रखा है, पॉजिटिव एयर फ्लो में रखा है, वहां पर फिल्टर्स है, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम है कि अंदर की एयर प्योरीफाई होती रहेगी एंड बाहर की जो कंटामिनेटेड एयर है वो चाइल्ड के पास ना आ जाए। सो चाइल्ड की बाहर जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बाहर की चाइल्ड के पास ना आनी चाहिए। सो वैसे रूम में हम रखेंगे चाइल्ड को। ensure that the child room is clean daily। yes, we have to be very sure कि उसका रूम है, जो चाइल्ड का रूम है वो डेली क्लीन हो रहा हो। यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉर ऑल नर्सिंग प्रोसीजर्स। अब कोई मिनिमल से मिनिमल नर्सिंग प्रोसीजर क्यों नहीं कर रहे हो, बट सारी प्रोसीजर में आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, बिकॉज अ सिंगल मिस्टेक कैन कॉज इन्फेक्शन इन दिस ल्यूकोपेनिक पेशेंट। Limit the number of caregivers entering the child room and ensure that anyone entering the child room wears a mask। Yes, जितना हो सके उतने बहुत सारे केयर गिवर्स नहीं रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ल्यूकेमिया वाले पेशेंट होते हैं उसको दो नर्स असाइन की है तो वो दो नर्स ही जाएगी। अननेसेसरीली सारे हेल्थ केयर गिवर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके उतना लिमिट ऑफ केयर गिवर्स हमें कम करने हैं। एंड जो भी केयर चाइल्ड के रूम में जाता है दे हैव टू वियर द मास्क, उसको मास्क पहनना पड़ेगा। कीप द सप्लाईज फॉर द चाइल्ड सेपरेट फ्रॉम द सप्लाईज ऑफ अदर चिल्ड्रन। ये जो बच्चे के लिए आप यूज कर रहे हो लाइक थर्मोमीटर है, बीपी कफ है, एनीथिंग जो भी आप यूज कर रहे हो वो दूसरे बच्चों से अलग रखना है। दूसरे बच्चों पर जो आपने यूज किया है वो सेम टू सेम इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आप ये बच्चे पर नहीं यूज कर पाओगे। Reduce the exposure of environmental organisms by eliminating raw fruits and vegetables from the diet, and by not allowing fresh flowers in the child's room, and by not leaving standing water in the child's room। Yes, ये चीज भी ध्यान रखनी है। जितना हो सके उतना एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो हमें ऑर्गेनिज्म फ्री रखना है। सो वी कैन नॉट अलाउ कंजप्शन ऑफ रॉ फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल टू अ चाइल्ड। वो जो चाइल्ड है जिसको न्यूट्रोपोनिक प्रिकॉशन पे रखा है वो रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स नहीं खा सकता। कुक करे बगैर कुछ भी नहीं खा पाएगा। उसके रूम्स में हम जो हॉस्पिटल में होता है ना कि गेट वेल सून के लिए वो फ्लावर का बुके लेके जाते हैं, सो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिसको हमने न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन में रखा है फ्रेश फ्लावर्स भी अलाउ नहीं कर सकते हम। एंड जो भी स्टेगनेंट वाटर है, ऐसा वाटर की पड़ा रहा है लाइक एक्वेरियम, सो दिस इज अ स्टेगनेंट वाटर, सो जहां पर भी पानी ऐसे पड़ा हुआ हो वो भी हम अलाउ नहीं कर सकते। स्टैंडिंग वाटर भी उसके रूम में अलाउ नहीं कर सकते। assist the child with daily bathing using antimicrobial soap। yes, चाइल्ड को आपको हेल्प करनी होगी डेली बाथ में एंड एंटीमाइक्रोबियल सोप यूज करने में आपको उसको हेल्प करना होगा। assist the child to perform oral hygiene frequently। चाइल्ड को बोलना है कि फ्रीक्वेंटली ओरल हाइजीन मेंटेन करो, बिकॉज अगर उसको मेंटेन नहीं किया तो वहां से भी इंफेक्शन हो सकता है। असेस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंफेक्शन। अगर उसको हमने इतना सारा ध्यान रखा है बट कोई भी साइलेंट सिम्टम्स है तो नहीं इन्फेक्शन के, वो हमें चेक करने हैं। चेंज एनी वुंड ड्रेसिंग डेली एंड इंस्पेक्ट वुंड फॉर रेडनेस स्वेलिंग एंड ड्रेनेज। यस, अगर उसको कुछ वुंड है, इंजरी हुई है तो डेली वुंड ड्रेसिंग करना है। एंड जब आप वुंड ड्रेसिंग करते हो तो आपको वुंड चेक करना है वहां पर रेडनेस स्वेलिंग या ड्रेनेज तो नहीं है, मतलब इन्फेक्शन की साइंस हमें चेक करनी है इन द वुंड। असेस यूरिन फॉर कलर एंड क्लाउडीनेस। उसका यूरिन है उसका कलर चेक करना है, यूटीआई वाला है या नहीं, एंड उसमें क्लाउडीनेस मतलब व्हाइट व्हाइट है या नहीं, वो सब आप चेक करोगे। असेस द स्किन एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। उसकी स्किन चेक करोगे, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करोगे कि वहां पर इन्फेक्शन तो नहीं है ना। ऑस्कल्टेट लंग साउंड। क्यों लंग साउंड? बिकॉज अगर लंग्स में इंफेक्शन हो गया फॉर एग्जांपल न्यूमोनिया तो आपको एबनॉर्मल लंग साउंड सुनाई देंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑस्कल्टेट द लंग साउंड। एनकरेज द चाइल्ड टू कॉफ एंड डीप ब्रीथ। चाइल्ड को बोलना है कि कॉफिंग करे, डीप ब्रीथिंग करे, कि जिसकी वजह से लंग्स की मोबिलिटी हो एंड इन्फेक्शन ना हो। मॉनिटर डब्ल्यूबीसी एंड न्यूट्रोफिल काउंट।
ब्लड टेस्ट करके मॉनिटर करने हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट कितने हैं, न्यूट्रोफिल काउंट कितने हैं. Notify PHCP if the signs of infection are present and obtain a specimen for culture of open lesion, urine and sputum. Yes. अगर आपको कुछ भी इन्फेक्शन के साइन दिखते हैं वो चाइल्ड में, पीडियाट्रिक पेशेंट में, तो इमीडिएटली आपको पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा. एंड बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक्स, अगर वो कल्चर के लिए प्रिस्क्राइब करता है तो आपको कल्चर के सैंपल्स लेने होंगे. लाइक कहीं पर वुंड है तो वुंड का, ओपन लीजन का सैंपल, यूरिन का सैंपल, स्पूटम का सैंपल, ब्लड का सैंपल, कुछ भी आप सैंपल ले सकते हो फॉर द कल्चर. मेंटेन अ न्यूट्रिशनल एंड कैलोरी अप्रोप्रिएट डाइट. यस, ये पेशेंट को आपको अच्छी कैलोरी वाला न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करना होगा. इनिशिएट अ बॉवेल प्रोग्राम टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन एंड रेक्टल ट्रॉमा. यस, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि बॉवेल प्रोग्राम हम स्टार्ट करें. बॉवेल प्रोग्राम क्यों करते हैं? कि कॉन्स्टिपेशन ना हो. बिकॉज कॉन्स्टिपेशन होगा, पेशेंट स्ट्रेनिंग करेगा तो रेक्टल इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है उसकी वजह से, एंड अगर इंजरी है तो वहां पर इंफेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इनिशिएट अ बॉवेल प्रोग्राम. Avoid invasive procedures such as injection, rectal temperatures and urinary catheterization. Yes, ऐसी कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करनी है अननेसेसरीली, जिसकी वजह से जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हो सके. लाइक अननेसेसरीली इंजेक्शन देना, रेक्टल टेम्परेचर लेना एंड यूरिनरी कैथेटराइज करना. Administer antibiotic, antifungal and antiviral medication as prescribed. Yes, depending on the type of infection. उसको bacterial infection है, fungal infection की viral. According to that, we have to give the medication. Administer granulocyte colony stimulating factor as prescribed. Yes, granulocyte क्या है? Granulocyte is a type of WBC. So we know mature WBCs नहीं है, so हमें mature WBCs बढ़ाने हैं. So this is the type of medication जो granulocyte colony stimulating factor है, वो आप दे सकते हो पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्रेन्यूलोसाइट प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैच्योर डब्ल्यूबीसी बढ़ सकते हैं. Instruct parents to keep the child away from crowds and individual with infection. Yes, हमें पेरेंट्स को सिखाना है कि जितना हो सके चाइल्ड को भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रखें, एंड ऐसे पर्सन जिसको इन्फेक्शन है वैसे पर्सन से भी दूर रखें. Instruct the parents that child would not receive immunization with a live virus. Yes, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, सो जो लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वायरस वैक्सीन होती है, वो उसको अवॉइड करनी है. कौन सी? सो मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर, पोलियो, हर्पिस की जो वैक्सीन है, वो सारी वैक्सीन आर कॉल्ड एज लाइव वैक्सीन, तो वो सब अवॉइड करनी है बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम इज डिप्रेस. एंड attenuated vaccines can result in a life threatening infection. Also, the child would not receive the varicella vaccine. Varicella is also a live vaccine. तो ये लाइव वैक्सीन देने से क्या होगा? उसको ही इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो सकता है. द सॉक, दैट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, कैन बी एडमिनिस्टर्ड. यस, वी नो पोलियो के दो फॉर्म होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. तो अगर आप एक्टिवेटेड नहीं दे सकते, लाइव नहीं दे सकते, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म अगर है उस वैक्सीन का तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ही दे दो. अगर नहीं है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे जब उसको इन्फेक्शन हो जाएगा तब. Instruct the parents to inform the teacher that needs to be notified immediately if the case of communicable disease occurs in another child at the school. Yes, आपको पेरेंट्स को सिखाना है कि पेरेंट्स स्कूल में जाके बात करें, टीचर्स को इन्फॉर्म करें कि कभी भी स्कूल में कोई ऐसा डिजीज स्प्रेड हो जाए, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो जाए, तो इमीडिएटली टीचर्स इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को एंड दे कैन प्रोटेक्ट द चाइल्ड, वो स्कूल ना भेजे. सो जब भी कोई स्कूल में ऐसा आउटब्रेक होता है तो पेरेंट्स को बोला जाता है कि स्कूल में टीचर से बात करो एंड टेल द टीचर्स टू इन्फॉर्म यू और नोटिफाई यू. So these all are neutropenic precautions. Remember this neutropenic precautions. What you can do to prevent the infection. If the child with cancer develops a fever while neutropenic, cultures and complete blood cell count (CBC) with differential would be drawn. Then antibiotics will would be started. Yes, अगर कोई चाइल्ड है जिसको कैंसर है, ल्यूकेमिया है, और उसको वो न्यूट्रोपेनिक है, मतलब न्यूट्रोफिल्स कम है,
फिर भी उसको फीवर डेवलप हुआ है, फीवर हुआ है, तो उसका कल्चर करना पड़ेगा, सीबीसी करना पड़ेगा, एंड डिफरेंशियल निकलना पड़ेगा। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट नहीं, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, मतलब कौन सा स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कम है, मैच्योर कितने हैं, इनमेच्योर कितने हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिफरेंशियल काउंट करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन स्टार्ट द एंटीबायोटिक। कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, दैट इज एएनसी। यस, एएनसी से हमें पता चल जाएगा कि मैच्योर डब्ल्यूबीसी कितने हैं, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चैप्टर 46। नेक्स्ट दैट इज ब्लीडिंग। हमें पता है कि ड्यू टू इमेच्योर डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में से मैच्योर प्लेटलेट्स भी नहीं बनती है, और मैच्योर प्लेटलेट्स नहीं होंगी, सो दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। जो भी चाइल्ड ऐसा है जिसको ब्लीडिंग का रिस्क है, तो ऐसे चाइल्ड को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे फ्रॉम ब्लीडिंग? सो लेट्स स्टडी द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस की जब भी ऐसे मेंशन होती है, तो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, क्या करना होगा? लेट्स सी। एग्जामाइन द चाइल्ड फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग। चाइल्ड को पूरा एग्जामाइन करना है, कहीं पर भी आपको ब्लीडिंग के साइंस तो नहीं दिख रहे, लाइक पेटिक की परप्यूरा, ब्लूसिंग, इंटरनल ब्लीडिंग से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा सब आप चेक करोगे। हैंडल द चाइल्ड जेंटली। वो जो चाइल्ड है उसको बहुत जेंटली आपको हैंडल करना है, बिकॉज कभी भी इंजरी हो जाएगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेजर द एब्डोमिनल गर्थ एंड इंक्रीज कैन इंडिकेट इंटरनल हेमरेजेस। उसकी डेली एब्डोमिनल गर्थ चेक करनी है। अगर एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रही है, दैट इंडिकेट्स कि उसको इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज हो गया है, इंटरनल हेमरेज हुआ है। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड अवॉइड डेंटल फ्लॉस। हमें बोलना होगा, जो भी ब्लीडिंग प्रिकॉशंस वाले होता है पेशेंट, उनको बोलना होता है कि सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें एंड फ्लॉसिंग ना करें। प्रोवाइड सॉफ्ट फूड्स दैट आर कूल टू वार्म इन टेम्परेचर। ऐसे फूड दो जो कूल टू वार्म हो, ना ज्यादा बहुत गर्म ना ज्यादा कोल्ड, कूल टू वार्म जैसे फूड हो, ऐसे फूड देने हैं। अवॉइड इंजेक्शन इफ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रॉमा टू द स्किन एंड ब्लीडिंग। यस, अननेसेसरीली कोई भी पंचर नहीं करना है, इंजेक्शन अवॉइड करने हैं कि जिसकी वजह से स्किन पर ट्रॉमा ना हो एंड ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। अप्लाई द फर्म एंड जेंटल प्रेशर एट द नीडल स्टिक साइट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। यस, आपको प्रेशर अप्लाई करना होगा जहां से आपने नीडल इंसर्ट की है, कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए या मेडिसिन देने के लिए, तो जहां पर आपने नीडल इंसर्ट की है, नीडल स्टिक साइट है, वहां पर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको ऐसे दबाकर फर्मली प्रेशर देना होगा। पैड साइडल्स इन शार्प कॉर्नर्स ऑफ द बेड एंड फर्नीचर। जो भी शार्प कॉर्नर्स है बेड के, फर्नीचर के, वो सारे पैडिंग करने पड़ेंगे, बिकॉज चाइल्ड को कभी भी उससे इंजरी हो सकती है, एंड इंजरी होगी तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। Discourage the child from engaging in activities involving the use of objects that can cause injury. वी हैव टू टीच द पेरेंट्स कि वो जो चाइल्ड है उसको ऐसी कोई भी एक्टिविटीज से ना खेलने दे जिसमें उसको इंजरी का रिस्क है। सो अब दूर रखना है ऐसी एक्टिविटीज से, डिस्करेज करना है चाइल्ड को। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू अवॉइड कंस्ट्रिक्टिव और टाइट क्लोथिंग। यस, चाइल्ड को बोलना है कि कोई भी ऐसे कंस्ट्रिक्टिव बहुत टाइट क्लोथिंग है वो नहीं पहनने हैं। यूज कॉशन व्हेन टेकिंग द ब्लड प्रेशर टू प्रिवेंट द स्किन इंजरी। यस, जब आप ब्लड प्रेशर ले रहे होते हो तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप बहुत ज्यादा टाइटली ऐसे बांधोगे तो वहां पर माइनर कैपिलरीज डैमेज होके इंटरनल ब्लीड स्टार्ट हो सकता है एंड ब्रूसिंग हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस व्हाइल टेकिंग द ब्लड प्रेशर। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू अवॉइड ब्लोइंग द नोज। यस, चाइल्ड को बोलना है कि नोज ब्लो ना करे वरना एपिस्टेक्सिस हो सकता है। अवॉइड द यूज ऑफ रेक्टल सपोजिटरीज, एनिमास एंड रेक्टल थर्मोमीटर। रेक्टम में कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, गलती से इंसर्ट करते वक्त अगर लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कुछ भी रेक्टल सपोजिटरी, एनिमास एंड थर्मोमीटर कुछ भी यूज नहीं करना है। एग्जामिन ऑल बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सटेंड फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड। सारे बॉडी फ्लूइड्स हमें चेक करने हैं कि फॉर एग्जाम्पल कितना, कौन से बॉडी फ्लूइड्स में, अगर यूरिन है तो यूरिन में ब्लड होगा तो हीमेचूरिया दिखेगा, स्टूल में ब्लड होगा तो मेलिना दिखेगा, वॉमिटिंग में ब्लड होगा तो हीमेटेमेसिस, नोज में ब्लड होगा तो एपिस्टेक्सिस। तो सारे जो डिस्चार्ज है उसको हमें चेक करना है, एंड उसमें कितना ब्लड है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। काउंट द नंबर ऑफ पैड्स और टेम्पोन्स यूज इफ द एडोलेसेंट इज मेंस्ट्रुएटिंग। यस, अगर कोई फीमेल है, एडोलेसेंट फीमेल है, अगर वो उसके मेंसेस चल रहे हैं
तो हमें उसके पैड्स काउंट करने होंगे, टेम्पन्स यूज करी है तो वो काउंट करने होंगे, तो आइडेंटिफाई कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है उसको। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग, चाइल्ड को भी सिखाना होगा कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग। अगर वो कहीं पर स्कूल पर है, कहीं और जगह पर है और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो कैसे पता चलेगा कि ब्लीडिंग हो रहा है, ये ब्लीडिंग है या नहीं, तो वो सिखाना पड़ेगा। Then instruct the parents to avoid administering non-steroidal anti-inflammatory drugs and products that contain aspirin to the child. Yes, we know कि aspirin again increases the risk of bleeding. So already उसको bleeding का risk है और आप ऊपर से aspirin दे रहे हो, so bleeding का risk और बढ़ जाएगा. So we have to educate the parents कि कभी भी NSAIDs ना दो अपने child को, और ऐसे स्पेसिफिक जिसमें एस्पिरिन हो या फिर एस्पिरिन मेडिकेशन, वो कुछ भी आपको नहीं देना है चाइल्ड को. सो दिस आर द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस. जब भी आपको दिया गया हो क्वेश्चन में कि एक पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है, तो कीप इन माइंड यू हैव टू टेक दिस ब्लीडिंग प्रिकॉशंस एज अ ट्रीटमेंट और एज एन इंटरवेंशन पर्पस. नेक्स्ट, bleeding. So let's see the descriptive portion. Platelet transfusion are generally reserved for active bleeding episodes that do not respond to local treatment and they may occur during induction or relapse therapy. Yes, हमें हमें पता है कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वैसे ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, बिकॉज प्लेटलेट आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लॉटिंग द ब्लड. तो कोई ऐसे पेशेंट है जो लोकल ट्रीटमेंट से ब्लीडिंग हो रहा है और आपने मेडिसिन दे दी उनको, तो उससे उनका ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है, ट्रेनेक्सामिक एसिड आपने दिया है, सब कुछ ट्राई किया, फिर भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो फिर आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा. पैक्ड आरबीसीज में बी प्रिस्क्राइब फॉर द चाइल्ड विथ सीवियर ब्लड लॉस. अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, चलो प्लेटलेट दोगे तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, बट ब्लड लॉस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको आरबीसी भी मतलब पूरा पैक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, नॉट ओनली प्लेटलेट. नेक्स्ट इज फटीग एंड न्यूट्रिशन. यस, हमें पता है कि ड्यूरिंग कैंसर, कीमोथेरापी और ल्यूकेमिया में फटीग भी होता है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाता है, एनोरेक्सिया होता है. सो रिलेटेड टू फटीग एंड न्यूट्रिशन आप क्या एडवाइस करोगे पेशेंट को और पेशेंट के पेरेंट्स को? तो असिस्ट द पेरेंट्स इन एंड चाइल्ड इन सिलेक्टिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट. यस, वी हैव टू हेल्प द पेरेंट्स एंड चाइल्ड कि वो वेल बैलेंस डाइट कैसे ले सकते हैं. प्रोवाइड स्मॉल frequent meals that require little chewing and that are not irritating to the oral mucosa. हमें ऐसा खाना देना है कि जो अच्छे से थोड़ा चबाने से ही खाना आप उतार सको और जिससे ओरल म्यूकोजा इरिटेट ना हो. अगर इरिटेट हो गए तो ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उसको इजीली चबाया जा सके एंड स्मॉल मील्स देनी है, बहुत लार्ज नहीं. If the child cannot take oral feedings, parental nutrition or enteral feedings may be prescribed. अगर orally कुछ भी ले नहीं रहा है, client ले नहीं पा रहा है, so we cannot keep the child just like that. हमें parental nutrition देना होगा IV से, central line से generally दिया जाता है. So parental nutrition देना पड़ेगा या फिर enteral मतलब directly intestine के अंदर ट्यूब इंसर्ट की जाती है, थ्रू नोज या फिर डायरेक्टली अंदर होगी, सो उससे आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा. assist the child in self care and mobility activities. Yes, वो चाइल्ड को आपको हेल्प करनी होगी कि वो खुद से खुद की केयर कैसे कर सकता है, लाइक ब्रशिंग, बाथिंग, वो सब कैसे कर सकता है, मोबिलिटी एक्टिविटीज वो कैसे कर सकता है, उसमें आपको हेल्प करना होगा. अलाउ एडिक्वेट रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द केयर. यस, उसको फटीग ज्यादा हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि पूरे दिन में लाइक फ्रिक्वेंटली रेस्ट पीरियड्स रखो. डू नॉट परफॉर्म नर्सिंग केयर एक्टिविटीज अनलेस दे आर एसेंशियल. जब तक उसकी जरूरत नहीं है अननेसेसरीली सारी नर्सिंग केयर एक्टिविटीज मत करो. अगर हाँ उसकी जरूरत है तो करो, दैट इज ओके, बट अननेसेसरीली बिना काम की अनएसेंशियल नर्सिंग केयर एक्टिविटीज मत करो. सो दैट इज ऑल अबाउट फटीग एंड न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज कीमोथेरापी. तो कीमोथेरापी क्या है, लेट्स स्टडी. Monitor for severe bone marrow suppression during the period of greatest bone marrow suppression, that is the nadir. Blood cell counts are extremely low. Yes, जब आप कीमोथेरापी दोगे पेशेंट को, ऑलरेडी उसका बोन मैरो अच्छे से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था,
बट टू किल दैट इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज यू आर गिविंग कीमोथेरापी, और कीमोथेरापी की वजह से बोन मेरो और सप्रेस हो जाएगा। तो जहां पर बोन मेरो सबसे ज्यादा सप्रेस होता है, वो पीरियड को हम बोलते हैं द नादिर पीरियड। एंड उस तब सारे ब्लड सेल काउंट, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट, सारे जो ब्लड सेल काउंट है वो लो हो जाएंगे। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, यस कीमोथेरापी चल रही है, ऑलरेडी वो लो ही था, बोन मैरो सप्रेस ही था और आपने ज्यादा सप्रेस कर दिया है, तो इन्फेक्शन के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ब्लीडिंग के लिए भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, वी हैव टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड कि उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना हो जाए। मॉनिटर फॉर नोजिया, वॉमिट एंड ऑल्ट्रेशन इन द बॉवल फंक्शन, कीमोथेरापी की वजह से जो बॉवल फंक्शन है, आपको पता होगा कि नोजिया वॉमिटिंग बहुत कॉमन है ड्यू टू कीमोथेरापी। तो वो आपको मॉनिटर करना है कि नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है, बॉवल फंक्शन ऑल्टर तो नहीं हो गया है। Administer stool softeners as prescribed and if needed to prevent the straining if constipation occurs. Yes, स्टूल सॉफ्टनर्स की अगर जरूरत पड़ती है, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड हो गया है ड्यू टू कीमोथेरापी, तो स्टूल सॉफ्टनर की जरूरत पड़े तो वो भी आप दे सकते हो। प्रोवाइड रेक्टल हाइजीन जेंटली एज नीडेड, यस, रेक्टल हाइजीन हमें प्रॉपरली मेंटेन करनी है। रेक्टल हाइजीन मतलब वी डोंट हैव टू इंसर्ट एनीथिंग, बट उसकी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखनी है। एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कीमोथेरापी एज प्रिस्क्राइब, कीमोथेरापी का एक साइड इफेक्ट है वॉमिटिंग होना, तो आप एंटीएमेटिक्स जो जिससे वॉमिटिंग ना हो, सो एंटीएमेटिक्स आप दे सकते हो कीमोथेरापी से पहले, ड्यूरिंग कीमोथेरापी एंड आफ्टर कीमोथेरापी। मॉनिटर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेड ना हो जाए पेशेंट, उसके साइंस आप मॉनिटर करोगे। मॉनिटर द साइंस ऑफ हेमरेजिक क्राइसिस बिकॉज प्लेटलेट्स भी कम है। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब जो पेरीफेरी है, एक्सट्रीमिटीज है हमारी, हैंड्स, लेग्स, तो सारी पेरिफेरल जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, तो वो कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है। सो वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। असिस्ट oral mucous membranes for mucositis, administer frequent mouth rinses per agency procedure and prescribed to promote healing और prevent infection. Local oral anesthetic में also भी prescribed। आपने आपने शायद कोई पेशेंट देखा होगा, कोई रिलेटिव में कोई देखा होगा कि जो लोग कीमोथेरापीज लेते हैं उनको माउथ में बहुत सारे अल्सर्स हो जाते हैं, दे कैन नॉट ईट द फूड इजीली, सो वी हैव टू चेक द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रीक्वेंटली, वहां पर इंफ्लेमेशन तो नहीं हो गया है, दैट इज द म्यूकोसाइटिस, और अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, वो हमें फ्रिक्वेंटली चेक करना है। अगर वहां पर हुआ है अल्सर फॉर्मेशन या म्यूकोसाइटिस हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर एक रिंस प्रोवाइड करेंगे, वो फ्रिक्वेंटली माउथ रिंस करवाना है हमें। Instruct the parents and child in the sign and symptoms to watch after the chemotherapy and when to notify the PHCP। हमें पेरेंट्स को भी सिखाना होगा, चाइल्ड को भी सिखाना होगा कि कीमोथेरापी लेने के बाद आपको कौन से सिम्टम्स ध्यान रखने हैं, अगर वो होते हैं सिम्टम्स तो इमीडिएटली आपको पीएचसीपी को बोलना होगा। तो कौन से सिम्टम्स आप देखोगे उसके रिगार्डिंग हमें पेशेंट को एंड चाइल्ड को एंड उसके पेरेंट्स को एजुकेट करना होगा। Inform the parents and child that hair loss may occur from chemotherapy. Hair regrows in about 3 to 6 months and may be slightly different color or texture. Yes, हमें पेरेंट्स को बोलना होगा कि कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस होता है एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट इज कॉमन, वो होगा ही, एंड 3 to 6 मंथ्स में वो फिर से रीग्रो भी हो जाएंगे। बट हाँ, जो अभी दूसरी बार रीग्रो हुए हैं उसका टेक्सचर भी थोड़ा अलग एंड उसका कलर भी स्लाइटली डिफरेंट होगा। ओके, इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड अबाउट द केयर ऑफ सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइस एज नेसेसरी। हमें पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को दोनों को सिखाना है कि ये जो सेंट्रल वीनस लाइन है, सीवी लाइन है, सीवीपी लाइन है, वो उसको कैसे मेंटेन रखे, उसको कैसे इन्फेक्शन फ्री रखे, वो हमें सिखाना होगा। लिसन द चाइल्ड बिकॉज वो ऐसा है कि ल्यूकेमिया वाला हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको क्या ध्यान रखना होगा, फ्रीक्वेंटली कीमोथेरापी वहां से लेने होता है, ऐसा सब कुछ होता है, सो दैट इज वाई
वी हैव टू टेल देम कि उसको कैसे मेंटेन रखे, पेटेंसी मेंटेन रखनी होती है, इन्फेक्शन ना हो जाए, क्लॉट ना हो जाए, क्लॉग ना हो जाए। Listen to the child and family and encourage them to verbalize their feelings and express their concern। जो चाइल्ड है, जो फैमिली मेंबर्स है, उनकी फीलिंग्स हमें सुननी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या कंसर्न्स है, वो क्या शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप सुनोगे। इंट्रोड्यूस द फैमिली टू अदर फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विथ कैंसर एज अप्रोप्रिएट। यस, अगर आपको लगता है लाइक एक चाइल्ड है, उसको ल्यूकेमिया है, वो कैंसर से सफर हो रहा है, एंड देर इज अदर पेशेंट ऑल्सो जो उसको भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप दोनों का इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। अगर अप्रोप्रिएट लग रहा है, दोनों अग्री है, तो ही करवा सकते हो। कंसल्ट सोशल सर्विसेज एंड चैपलिन्स एज नेसेसरी। यस, जो सोशल सर्विसेज जो होते हैं, एनजीओ वाले, फिर जो चैपलिन्स होते हैं, जो प्रीस्ट आके प्रेयर करते हैं, तो अगर उनकी भी जरूरत पड़े तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनको विश्वास उनका बढ़ेगा कि हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये सब करने के लिए आपको करना पड़ेगा। Monitor, this is the really important point that you have to remember, is monitor a child receiving chemotherapy closely for signs of infection। जो भी पेशेंट कीमोथेरापी ले रहा है, उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन के लिए आप क्लोजली मॉनिटर करोगे। Children receiving chemotherapy may not present with typical signs and symptoms of infection because the immune system is suppressed। इन्फेक्शन इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन इम्यूनोसप्रेस चाइल्ड। यस, जो चाइल्ड कीमोथेरापी ले रहे हैं, हमें पता है कि हमें कभी भी इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी क्या सिम्टम्स देगी। फीवर हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, देन डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये सारे टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स है। बट जो कीमोथेरापी वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ऐसे टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इजीली पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो गई है, सो कैसे वो रिएक्ट करेगी। एंड जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड होते हैं, उनमें इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि जो भी कीमोथेरापी ले रहे हैं, आप उसको क्लोजली इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करो। एक एक मिनट और। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में हमने क्या देखा? सो लेट्स, ल्यूकेमिया का डिस्क्रिप्शन देखा, ल्यूकेमिया क्या होता है, उसका असेसमेंट देखा कि ल्यूकेमिया वाले पेशेंट होते हैं तो वो कैसे दिखेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। एंड ल्यूकेमिया के जो कंसर्न्स हैं मेन, इन्फेक्शन, देन ब्लीडिंग, फटीग एंड न्यूट्रिशन, कीमोथेरापी, वो सब आप कैसे मेंटेन करोगे, उसमें क्या ध्यान रखोगे, वो हमने देखा। So let's take a short break of 10 minutes. After that, we will start the new condition, that is Hodgkin's disease. This is also a type of cancer which affects the lymph nodes. Lymph nodes अगर malignant हो जाती है, so that is called as Hodgkin's disease. So Hodgkin's disease is a type of lymphoma. Lymphoma मतलब lymph node का cancer. So Hodgkin's disease is a type of lymphoma, is a malignancy of a lymph node that originates in a single lymph node or a single chain of nodes। Hodgkin's lymphoma मतलब एक सिंगल लिम्फ नोड है, कोई भी एक लिम्फ नोड, वो अगर मैलिग्नेंट हो जाती है तो भी उसको हॉटकिंस डिजीज बोलेंगे। एंड अ चेन ऑफ लिम्फ नोड, मतलब एक लाइन में सारी लिम्फ नोड्स अगर मैलिग्नेंट हो जाती है तो भी उसको हॉटकिंस डिजीज ही बोलते हैं। सो सिंगल या चेन ऑफ नोड्स अफेक्ट हो सकती है। यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे वॉल्डियर्स रिंग, मतलब यहाँ की सारी लिम्फ नोड्स यहाँ पर अगर अफेक्ट हो जाएगी, तो दिस आर द स्पॉट्स जहाँ ये एरियाज है, कहाँ कहाँ पर ऐसे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकती है, लिम्फ नोड्स मैलिग्नेंट हो सकती है। सर्वाइकल एंड सुप्रा कैविक्युलर लिम्फ नोड्स, तो ये जो पूरा रीजन है, यहाँ की लिम्फ नोड्स अगर मैलिग्नेंट हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल एंड सुप्रा कैविक्युलर एरिया की जो सारी लिम्फ नोड्स है वहां पर।
मीडियास्टिनल मतलब ये जो सेंटर पोर्शन है ऑफ द चेस्ट, वहां की लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो जाएगी। एक्सिलरी मतलब एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स है वहां पर अफेक्ट हो जाएगी। स्प्लीन है वो अफेक्ट हो सकता है, लीवर भी अफेक्ट हो सकता है। पैरा अऑर्टिक एंड मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स, तो यहाँ की एब्डोमेन की सारी लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होकर मैलिग्नेंट हो जाएगी। एंड इलिया मतलब ये जो पोर्शन है वो वाली लिम्फ नोड्स अफेक्ट होकर मैलिग्नेंट हो जाएगी। सो दिस आर द साइट्स एरिया जहां पर लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है, लिम्फ एनलार्ज होके मैलिग्नेंट हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है। The disease predictably metastasized to non-nodal or extra-lymphatic sites, especially the spleen, liver, bone marrow, lungs, and mediastinum. Yes, ये जो जो हॉचकिंस डिजीज है वो मेटास्टेटाइज हो सकता है टू द नॉन नोडल और एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स। lymph nodes are a part of lymphatic system, nodes are a part of lymphatic system, but ऐसा नहीं है कि एक लिम्फ नोड, फॉर एग्जांपल एक्सिलरी लिम्फ नोड में कैंसर हुआ है तो वो ट्रैवल करके सिर्फ दूसरी लिम्फ नोड ही अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वो लिम्फ नोड से बाहर भी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड द कॉमन साइट्स जहां पर वो लिम्फ नोड से लिम्फेटिक सिस्टम से बाहर जाके वो अफेक्ट करता है, दैट इज स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, लंग्स एंड मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम मतलब पूरा चेस्ट एरिया। तो ये सारी चीजें अफेक्ट हो सकती है अगर हॉचकिंस डिजीज है तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिम्फेटिक टिश्यूज तक ही उसका मेटास्टेसिस पर वहां तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है, वो वहां से बाहर भी निकल सकता है। Hodgkin's disease is characterized by the presence of Reed-Sternberg cells noted in a lymph node biopsy specimen. Yes, अगर कोई पर्सन है जिसको लिम्फ नोड स्वोलन हो गई है, बड़ी हो गई है, और उसके लिम्फ नोड की आप बायोप्सी करोगे, वो टिश्यू करोगे, फिर लैब में वो एक स्पेशल केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद वो सेल्स अलग दिखेंगे एंड दिस आर कॉल्ड एज रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। अगर वो सेल्स दिखते हैं देन वी कैन से कि हाँ ये पर्सन को लिम्फ नोड का कैंसर है, हॉचकिंस डिजीज है। पीक इंसिडेंस इज इन मिड एडोलेसेंस एज। हॉचकिंस डिजीज सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है, कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है? सो इन द मिड एडोलेसेंट पीरियड होता है वहां, तब चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा होता है। एंड वो चिल्ड्रन, वो एज ग्रुप के चिल्ड्रन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। Possible cause include viral infection and previous exposure to alkylating chemical agents. लिम्फ नोड का कैंसर, लिम्फ नोड में मैलिग्नेंसी क्यों होती है? सो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वायरल इंफेक्शन हुए हैं लिम्फ नोड्स के, या फिर कभी वो जो पर्सन है, वो चाइल्ड है, वो कोई स्ट्रॉन्ग अल्केलाइटिंग केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आया है, सो उसकी वजह से कुछ म्यूटेशंस हो सकते हैं, उसकी वजह से लिम्फ नोड स्वोलन होके मैलिग्नेंट हो सकती है। सो हॉचकिंस डिजीज हो सकता है। The prognosis is excellent with long-term survival rates depending on the stage of disease. Yes. कौन से स्टेज में है, लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कौन से स्टेज में है हॉचकिंस डिजीज, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज में ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी, कीमोथेरेपी दे दी जाएगी, सो वो नॉर्मली हेल्दी लाइफ जी सकता है पर्सन, तो उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज आर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। यस, दो ही इसमें ट्रीटमेंट है। जैसे ल्यूकेमिया में हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते हम। सो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ईच में बी यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन। सिर्फ रेडिएशन थेरापी भी दे सकते हो, सिर्फ कीमोथेरापी भी दे सकते हो, या फिर दोनों भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कौन से स्टेज में है पेशेंट। नेक्स्ट इज असेसमेंट। जो भी पर्सन है जिसको हॉचकिंस डिजीज हुआ है, वो पर्सन में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे? लेट्स सी द क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स। द नर्स रिव्यूज द फिजिकल एग्जामिनेशन इन अ मेडिकल record of a 10-year-old child who has Hodgkin's disease with the advanced lymph node and extra lymphatic involvement. Yes, एक नर्स है जिसको पता है, उसका रिकॉर्ड है, 10 साल के एक बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि उसको हॉचकिंस डिजीज है। एंड उसमें भी वो लिम्फ नोड्स एडवांस हो गए हैं, मतलब बहुत सारी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गई है, प्लस एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब लीवर, लंग्स, स्प्लीन, मीडियास्टिनम, बोन मैरो, वहां तक भी चला गया हो सकता है। कोई भी ऑर्गन एक्स्ट्रा लिम्फेटिक सिस्टम से बाहर निकल गया है वो मैलिग्नेंसी, और उसका वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है।
The nurse would recognize the following physical assessment finding as a characteristics of cues of this disease. Yes, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो ये डिजीज को सपोर्ट करते हैं कि हाँ उसको हॉजकिंस डिजीज ही है. सो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या पता चला नर्स को, जो ये सपोर्ट करती है, क्यूज दे रही है कि हाँ उसको ये ही डिजीज है. तो जो चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेन कर रहा है, नोजिया एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है. पेरेंट्स स्टेट्स दैट द चाइल्ड हैज इंटरमिटेंट लो ग्रेड फीवर विद नाइट स्वेट्स. पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि वो पर्सन है उसको फ्रिक्वेंटली इंटरमिटेंटली, मतलब थोड़ी देर आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, बहुत सीवियर टेम्परेचर हाई नहीं होता है, टेम्परेचर सिर्फ थोड़ा एलिवेट होता है. सो लो ग्रेड फीवर आता है एंड नाइट स्वेट्स होते हैं उसको. वेट लॉस ऑफ 4 पाउंड इन 1 मंथ, 1 महीने में पूरा 4 पाउंड उसका वेट कम हो गया है. painless, firm, movable adenopathy in the cervical and supraclavicular areas. Yes, जो सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकुलर एरिया है वहां की जो लिम्फ नोड्स है, आप उसको पाल्पेट कर रहे हो तो वहां पर पेन नहीं हो रहा है उसको, एकदम हार्ड है, ऐसे गोल पूरी हार्ड है, फर्म है, एंड आप ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड एज मूवेबल एडिनोपैथी विच इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकुलर एरिया. हिपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो गया है उसको. लिम्फ नोड बायोप्सी शोज प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स. यस, बायोप्सी की तो उसमें भी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स दिखे. तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि उसको हॉजकिंस डिजीज ही है. लेट्स सी द अदर असेसमेंट फाइंडिंग्स. पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, कोई भी लिम्फ नोड सर, ऐसे जैसे हमने देखी कि सुप्राक्लेविकुलर, सर्वाइकल, एक्सिलरी, एब्डोमिनल, इंग्वाइनल, सारी जो भी कोई भी लिम्फ नोड जो मैलिग्नेंट हो गई है वो एकदम बड़ी हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी, बट पेन नहीं होगा उसको, जैसे ही आप टच करोगे उसमें कुछ भी पेन नहीं होगा. enlarged firm non-tender movable nodes in the supraclavicular or cervical area in children. The sentinel node located near the left clavicle may be the first enlarged node. Yes, वो जो नोड्स है जो एनलार्ज हो गई है कैंसर मैलिग्नेंट वाली, तो वो कैसी होगी, बहुत एनलार्ज हो गई होगी, हार्ड होगी थोड़ी, एंड टच करने पर भी पेन नहीं होगा. आप उसको ऐसे ग्रास पकड़कर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो आप उसको ऐसे पकड़कर मूव भी कर पाओगे. एंड जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें फर्स्ट सबसे ज्यादा सबसे कॉमन नोड कौन सी अफेक्ट होती है, सो दैट इज द सेंटिनल नोड. जो यहाँ पर क्लेविकल, जो लेफ्ट साइड का ये जो क्लेविकल होता है वहां पर वो ज्यादा प्रेजेंट होती है एंड वो पहले अफेक्ट हो जाती है. नॉन प्रोडक्टिव कफ एज अ रिजल्ट ऑफ मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी. अगर मीडियास्टिनल एरिया की जो लिम्फ नोड्स है अगर वो इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो जो पर्सन है उसको नॉन प्रोडक्टिव, खांसी चालू ही रहेगी, वेट कॉफ नहीं होगा, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ होगा, और वो चालू ही रहेगी, ड्राई कॉफ कह सकते हैं हम उसको. तो नॉन प्रोडक्टिव कॉफिंग वो करता रहेगा ड्यू टू द मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी, वहां पर चेस्ट वाली जो लिम्फ नोड्स है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से. एब्डोमिनल पेन एज अ रिजल्ट ऑफ एनलार्ज रेट्रीपेरिटोनियल नोड्स. यस, अगर रेट्रीपेरिटोनियल एब्डोमेन की अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है तो उसको एब्डोमिनल पेन होगा. Advanced lymph node and extra lymphatic involvement that may cause systemic symptoms such as low grade fever or intermittent fever, anorexia, nausea, weight loss, night sweats and pruritus. Yes, अगर वो लिम्फ नोड से बाहर निकलकर लिम्फ नोड के सिवाय, लिम्फेटिक सिस्टम के सिवाय और कोई ऑर्गन इन्वॉल्व कर रहा है, लाइक हमने देखा लंग्स, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, सो कहीं पर भी बाहर जाएगा सो सिस्टमिक सिम्टम्स दिखेंगे. कैसे सिम्टम्स, तो लो ग्रेड या इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स एंड प्रूरिटस. प्रूरिटस मतलब पूरी स्किन पर इचिंग हो सकता है. पॉजिटिव बायोप्सी टेस्ट, अब बायोप्सी करोगे तो वहां पर आपको रीड स्टेनबर्ग सेल्स देखने को मिलेंगे, वो भी इंडिकेट करते हैं दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ हॉजकिंस डिजीज. एंड सीटी स्कैन करोगे लीवर का, स्प्लीन का, बोन मैरो का टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस. अगर हो गया है मेटास्टेसिस वहां तक तो भी वो सीटी स्कैन में पता चल जाएगा. तो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स. इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं अगर किसी को हॉजकिंस डिजीज है, तो वी नो ओनली टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर देयर, कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरेपी, या फिर दोनों दे सकते हो. तो मोस्ट न्यूली डायग्नोस्ड और लो रिस्क चिल्ड्रन आर ट्रीटेड विद कीमोथेरापी अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद रेडिएशन थेरेपी. यस, अगर नया नया डायग्नोस हुआ है हॉजकिंस डिजीज
और लो रिस्क वाले हैं कि सिर्फ अभी एक पर्टिकुलर लिम्फ नोड है, तो हम उसको कीमोथेरेपी अकेले से ही ट्रीट कर देंगे, या फिर समटाइम्स उसको रेडिएशन थेरेपी के साथ ट्रीट करोगे। विथ मोर एक्सटेंसिव डिजीज द रेडिएशन एंड मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी आर यूज, यस। अगर वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है डिजीज, तो अब ऐसे पेशेंट को आपको रेडिएशन देना होगा, एंड अलोंग विद दैट मल्टी ड्रग, बहुत सारी ड्रग्स का यूज करके कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। Monitor for medication-induced pancytopenia and an abnormal depression of all cellular components of the blood, which increases the risk of infection, bleeding, and anemia. Yes, कीमोथेरेपी की वजह से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से पेनसाइटोपेनिया हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनसाइटोपेनिया? जब सारे ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, सारे ब्लड सेल, तीनों के तीन ब्लड सेल्स अगर डिक्रीज हो जाते हैं, तो दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज पेनसाइटोपेनिया। तो मेडिसिन मेडिकेशन की वजह से, ये कीमोथेरेपी की वजह से पेनसाइटोपेनिया हो सकता है। पेनसाइटोपेनिया का मतलब क्या? तो ऑल सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कम कम हो जाएंगे, उसकी वजह से इंफेक्शन होगा, बिकॉज डब्ल्यूबीसी हो जाएगा तो कम हो जाएगा तो इंफेक्शन होगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग, एंड आरबीसी कम होंगे तो अनीमिया। तो ये तीनों चीजें हो सकती है। मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग के साइंस हमें मॉनिटर करने होंगे, एंड मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रोपेनिक एंड ब्लीडिंग प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना है, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस लेने हैं। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू कीमोथेरेपी और रेडिएशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो एडवर्स इफेक्ट है, लाइक हेयर लॉस हो जाना, एलोपेशिया हो जाना, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स है, तो वो हमें मॉनिटर करने होंगे। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव इरेडिएशन इज मलेरिया। सबसे ज्यादा कॉमन रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो होता है एडवर्स इफेक्ट, दैट इज मलेज। वो पेशेंट इतना थक जाता है, उतना फटीग हो जाता है कि उसको कुछ भी करने की एनर्जी ही नहीं बचती है। तो दैट इज द कॉमन साइड इफेक्ट which can be difficult for older children and adolescent to tolerate physically and psychologically, yes। अगर वो चाइल्ड बड़ा होगा, ओल्डर चाइल्ड होगा या एडोलेसेंट होगा, सो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि वो इतने वीक हो गए हैं, इतना मलेज हो गया है, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो। उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, दे वॉन्ट टू बिकम एक्टिव, दे विल नॉट टॉलरेट दिस। मॉनिटर फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक एज प्रिस्क्राइब, यस। कीमोथेरेपी की वजह से वॉमिटिंग एंड नोजिया बहुत होता है, सो हम एंटीएमेटिक्स हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टडी द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, एंड उसके नर्सिंग इंटरवेंशन सब क्या लोगे वो स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट, जीआई सिस्टम में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया के लिए आप क्या कर सकते हो? बीइंग अ नर्स, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या लोगे? तो एनकरेज फ्लूइड एंड फूड्स एज बेस्ट टॉलरेटेड, यस। आप एनकरेज कर सकते हो चाइल्ड को फ्लूइड्स लेने के लिए, फूड लेने के लिए, बट जितना वो टॉलरेट कर सकता है उतना, ज्यादा एक्सेस नहीं लेना है। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ी थोड़ी मील्स देनी है, स्मॉल स्मॉल मील्स देनी है, फ्रीक्वेंटली देनी है। 3 लार्ज मील्स की जगह आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दो। मॉनिटर फॉर वेट, वेट के लिए मॉनिटर करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी जो चाइल्ड है वो फूड अच्छे से ले रहा है या नहीं। एडमिनिस्टर एपिटाइट स्टिमुलेंट्स एज ऑर्डर, यस। भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइट स्टिमुलर्स भी आप दे सकते हो एज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर बोले तो। नोजिया वॉमिटिंग एक साइड इफेक्ट है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक राउंड द क्लॉक, यस। अकॉर्डिंग टू टाइम, बीडी है, टीडीएस, जो भी टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग आप एंटीएमेटिक्स दे सकते हो। मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए मॉनिटर करना है कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। म्यूकोजल अल्सरेशन, यस, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां पर भी अल्सर हो जाता है माउथ में ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? प्रोवाइड सूथिंग ओरल हाइजीन एंड प्रिस्क्राइब्ड माउथ रिंसेस, यस। आप सूथिंग प्रोवाइड कर सकते हो उसको, लाइक ऑइंटमेंट्स आती है तो वो आप ऑइंटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो कि जिससे उसको डिस्कम्फर्ट ना हो, एंड माउथ रिंसेस भी आप करवा सकते हो। टॉपिकल एनेस्थेटिक में बी यूज, यस। लोकल एनेस्थेशिया जो आता है डायरेक्टली माउथ पर, जो अल्सर से उस पर अप्लाई कर दोगे तो वो नम हो जाएगा, तो उसको पेन नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो।
सेकेंड जीआई एडवर्स, नेक्स्ट जीआई एडवर्स इफेक्ट इज डायरिया। डायरिया भी हो सकता है रेडिएशन थेरापी की वजह से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सो एडमिनिस्टर एंटीस्पाज्मोडिक एंड एंटी डायरियल प्रिपरेशन एज प्रिस्क्राइब। यस, स्पाज्म कम करने हैं हमें, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम करनी है, एंटी डायरियल मेडिकेशन दोगे तो डायरिया कंट्रोल में हो जाएंगे। एंड मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन, डायरिया है तो फ्लूइड लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो वो हमें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, स्किन में क्या चेंजेस होता है, स्किन पर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, सो एलोपेशिया हो जाता है, दैट इज द हेयर लॉस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वीग और हेड wraps टू चाइल्ड। यस, आप बोल सकते हो कि आप विग पहन सकते हो, आइडिया आप दे सकते हो, विग पहनने का आइडिया दे सकते हो। एंड कैप, हेड को रैप करने का आइडिया दे सकते हो। प्रोवाइड स्काल्प हाइजीन, यस, वो जो स्काल्प है उसकी हाइजीन हमें मेंटेन करनी होगी। स्ट्रेस द नीड फॉर हेड कवरिंग इन कोल्ड वेदर। यस, कोल्ड वेदर में जो हेड है उसको कवर करके रखना है, ऐसा स्ट्रेसफुली आप उसको एजुकेट करोगे, उसके पेरेंट्स को या उसको बोलोगे कि विंटर्स में कीप योर हेड कवर्ड, ऐसा स्ट्रेसफुली बोलोगे। ड्राई और मॉइस्ट डी डिक्वेमेशन, डिस्क्वेमेशन, यस, जो स्किन है ड्यू टू रेडिएशन थेरापी एकदम ड्राई हो जाती है, ड्राई या फिर मॉइस्ट हो सकता है। सो उसके लिए ड्राई हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम, मॉइस्ट हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या बोल सकते हो आप, सो कीप द स्किन क्लीन, स्किन का हाइजीन मेंटेन रखना है। वॉश स्किन डेली यूजिंग अ माइल्ड सोप स्पेरिंगली। यस, आप स्किन को क्लीन करने के लिए वॉश करो उसको एंड एकदम माइल्ड सोप यूज करो। डू नॉट रिमूव स्किन मार्किंग्स फ्रॉम रेडिएशन फॉर रेडिएशन। यस, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक जगह है जहां पर रेडिएशन थेरापी देनी है, सो वो लोग मार्किंग करते हैं कि यहाँ पर ही देनी है, तो मार्किंग्स रिमूव नहीं करने हैं। अवॉइड एक्सपोजर टू द सन एंड अदर एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। जहां पर भी रेडिएशन लिया है, जहां पर भी स्किन पर रेडिएशन दिया जाता है, वो स्किन सनलाइट में एक्सपोज नहीं करनी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं ले जानी है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। फॉर ड्राइनेस अप्लाई ल्यूब्रिकेंट्स एज प्रिस्क्राइब। यस, अगर ड्राई हो गई है तो उसके ऊपर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें वो ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई कर सकते हो, अपने आप से कोई भी ल्यूब्रिकेंट नहीं लगाना है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो ही ल्यूब्रिकेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर पर क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, तो सिस्टाइटिस हो सकता है ड्यू टू रेडिएशन थेरापी। तो सिस्टाइटिस प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एनकरेज फ्लूइड इनटेक एंड फ्रीक्वेंट वॉइडिंग। हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि फ्लूइड इनटेक ज्यादा करो, फ्रीक्वेंट वॉइडिंग करने जाओ। मॉनिटर फॉर हिमेचूरिया, हिमेचूरिया हम मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोन मैरो पर क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, सो बोन मैरो सप्रेस हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज माइलो सप्रेशन। माइलो वर्ड इज फॉर बोन मैरो, सो वो माइलो सप्रेशन हो सकता है। उसके लिए आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, सो मॉनिटर फॉर फीवर, फीवर के लिए मॉनिटर करोगे, क्यों, बिकॉज अगर बोन मैरो सप्रेस हो गया तो डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हमें फीवर मॉनिटर करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब, एंटीबायोटिक्स जैसे प्रिस्क्राइब की है वो हमें एडमिनिस्टर करनी है। अवॉइड यूज ऑफ सपोजिटरी एनिमा एंड रेक्टल टेम्परेचर्स। यस, रेक्टम में हमें सपोजिटरीज नहीं डालनी है, एनिमा नहीं डालना है, टेम्परेचर नहीं लेना है, बिकॉज ब्लीडिंग हो सकता है। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से प्लेटलेट्स भी कम हो सकती है, आरबीसीज भी कम हो सकते हैं, सो प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। इंस्टीट्यूट न्यूट्रोपेनिक एंड ब्लीडिंग प्रिकॉशंस एज नीडेड एंड मॉनिटर फॉर ऑफ अनेमिया, बिकॉज तीनों सेल्स कम हो जाएंगे ड्यू टू माइलो सप्रेशन। सो ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज में हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा कि हॉजकिंस डिजीज क्या है, देन उसका असेसमेंट देखा हमने, उसके इंटरवेंशंस देखे, इंटरवेंशंस के बाद हमने उसके स्पेसिफिक रेडिएशन थेरापी के ईच एंड एवरी सिस्टम में, जीआई सिस्टम, स्किन, यूरिनरी ब्लैडर एंड बोन मैरो सिस्टम में क्या होते हैं एडवर्स रिएक्शन, एंड बीइंग अ नर्स आप क्या इंटरवेंशंस ले सकते हो। ओके, next is nephroblastoma, or it is also called as Wilms tumor. Now nephro word, nephro मतलब it is related to kidney, तो kidney पर जब ट्यूमर होती है that is called as nephroblastoma, kidneys इन्वॉल्व होती है तो, एंड उसको हम दूसरा नाम है Wilms tumor। रिमेंबर बोथ द नेम्स, कोई भी नेम से आपको पूछा जा सकता है।
What is Wilms tumor? So Wilms tumor is the most common intra-abdominal and kidney tumor of childhood. It may manifest unilaterally and localized or bilaterally, sometimes with metastasis to other organs. Yes, विल्स ट्यूमर क्या है? एक इंट्रा एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर किडनी की ट्यूमर होती है जो चाइल्डहुड में होती है। वो एक साइड भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है, लोकलाइज भी हो सकती है, एंड समटाइम्स वो किडनी से मेटास्टेटाइज होकर दूसरे ऑर्गन को भी मैलिग्नेंट बना सकती है, मतलब दूसरे ऑर्गन तक भी वो स्प्रेड हो सकता है कैंसर। द पीक इंसिडेंस इज 3 years ऑफ एज। सबसे ज्यादा विच व्हाट इज द कॉमन एज जहां पर ये विल्स ट्यूमर ज्यादा देखने को मिलती है? सो दैट इज द 3 years ऑफ एज। द occurrence is associated with a genetic inheritance and with several congenital anomalies. Yes, ये जो नेफ्रोब्लास्टोमा है वो किसको ज्यादा होता है? सो वो हेरिडिटरी में है, जेनेटिक्स में आएगा, एंड ऐसे बच्चे जिसको बहुत ज्यादा कंजेनिटल एनोमलीज है, ऐसे बच्चों को ज्यादा होने के चांसेस है। Therapeutic management includes combined treatment of surgery, partial or total nephrectomy, and chemotherapy with or without radiation, depending on the clinical stage and histological pattern of tumor. Yes, ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट हमें पता थी, तीन थी: कीमो, रेडिएशन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हॉटकिंस डिजीज की दो ट्रीटमेंट थी, कीमो एंड रेडिएशन। नेफ्रोब्लास्टोमा विल्म्स ट्यूमर की तीन ट्रीटमेंट है। एक तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी कैसी? पार्शियल या टोटल नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ किडनी। सो आधी किडनी या पूरी किडनी आपको रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग की कितना है। आफ्टर सर्जरी, सिर्फ सर्जरी से काम नहीं बनेगा, उसके बाद आपको कीमोथेरापी भी देना पड़ेगा, अकेला कीमोथेरापी या रेडिएशन के साथ। सो कीमोथेरापी विथ रेडिएशन और विदाउट रेडिएशन आप दे सकते हो। सो देर आर थ्री ट्रीटमेंट: सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कितने स्टेज पर है, कैसी ट्यूमर है, कितनी बड़ी ट्यूमर है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज आपको ये ट्रीटमेंट के ऑप्शन है, इसमें से डॉक्टर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज असेसमेंट। जो भी पर्सन को विल्स ट्यूमर है उसमें क्या असेस कर सकते हो आप, क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स है? सो स्वेलिंग और मास विद इन द एब्डोमेन। मास इज कैरेक्टरिस्टिकली फर्म, नॉन टेंडर, confined टू वन साइड एंड डीप विद इन द फ्लैंकियस। जो भी हमने देखा कि एब्डोमेन के अंदर किडनीज में ट्यूमर होती है, सो वहां पर आपको स्वेलिंग फील होगा। जैसे ही आप पाल्पेट करोगे, जैसे आप छुओगे, सो वो एकदम फर्म होता है छूने पर। जैसे एब्डोमेन स्वेलिंग होगा, छूने पर वो टेंडरनेस भी नहीं होगा, एंड एक ही साइड पर होगा। अगर यूनिलेटरल है तो एक ही साइड पर होगा, बट बहुत ही डीप होगा। सुपरफिशियल नहीं है, बिकॉज किडनी सुपरफिशियल नहीं है, किडनीज आर सो डीप इन द फ्लैंक रीजन। सो वो भी डीप होगा, किडनीज की ट्यूमर है इसीलिए। यूरिनरी रिटेंशन और हिमेचूरिया और बोथ कैन अकर। यस, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। अनीमिया कॉज्ड बाय हेमरेज विद इन द ट्यूमर। यस, अगर वो जो ट्यूमर है वो फट जाएगी तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। पेलर एनोरेक्सिया एंड लेथार्जी रिजल्टिंग फ्रॉम अनीमिया। अगर अनीमिक हो जाएगा चाइल्ड तो उसकी वजह से वो पेल दिखेगा, एनोरेक्सिया होगा उसको, एंड लेथार्जिक भी फील करेगा। हाइपरटेंशन भी हो सकता है। क्यों? उसका रेशनल क्या है, ये ब्रैकेट में दिया है, दिस आर द रेशनल्स। सो हाइपरटेंशन क्यों होगा? कॉज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनिन बाय ट्यूमर। हमारा ब्लड प्रेशर कौन रेनिन रेगुलेट करता है? किडनीज, बाय रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो वो रेगुलेट करता है। सो ये जो ट्यूमर है वो मिमिक करेगी, एंड वो बहुत सारा रेनिन सिक्रीट करेगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। वेट लॉस एंड फीवर भी हो सकता है बेबी को, चाइल्ड को। सिम्टम्स ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट सच एज डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन इन द चेस्ट इफ द मेटास्टेसिस हैज अकर्ड। यस, अगर वहां से स्प्रेड होके कैंसर लंग्स तक चला गया है, लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, लाइक डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन इन द चेस्ट, वो सब दिखेगा। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स। नाउ वी नो कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है: सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। कीमो रेडिएशन के बारे में तो आपको पता ही है। नाउ सर्जरी के बारे में स्टडी करते हैं कि प्री ऑपरेटिवली हमें क्या ध्यान रखना है, पोस्ट ऑपरेटिवली हमें क्या ध्यान रखना है। तो सो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे सर्जरी से पहले? मॉनिटर वाइटल साइंस, पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर। हमें उसके वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, स्पेसिफिकली उसका ब्लड प्रेशर, बिकॉज ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से हाइपरटेंशन होता है। अवॉइड पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन।
Place the sign at the bedside that reads do not palpate. This is so important. हम पाल्पेट नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट है, गलती से पाल्पेट कर लिया, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको डाउट है कि ये पेशेंट को विल्स ट्यूमर ही है, सो यू कैन नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन। एंड उसके बेड पर बड़ा ऐसे साइन लगाना होगा, डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन, बिकॉज वी कैन नॉट पाल्पेट। वो ट्यूमर रप्चर हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मेजर एब्डोमिनल गर्थ एटलीस्ट वंस अ डेली। एब्डोमिनल गर्थ लेनी है प्रेशर अप्लाई करे बगैर। एंड चेक करना है कि वो ट्यूमर ग्रो तो नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। सो डेली, दिन में एटलीस्ट एक बार एब्डोमिनल गर्थ हमें लेनी पड़ेगी। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या कर सकते हो आफ्टर सर्जरी? ये सर्जरी से पहले ये चीज ध्यान रखनी होती है कि वाइटल्स लेने हैं, स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर, पाल्पेशन नहीं करना है, एंड एब्डोमिनल गर्थ लेते रहना है। सर्जरी हो जाने के बाद आपको क्या करना है? मॉनिटर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर क्लोजली। उसका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ हेमरेज एंड इन्फेक्शन। यस, उसके ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा होंगे आफ्टर सर्जरी, सो हमें चेक करना है कि हेमरेज के साइंस तो नहीं है, सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। मॉनिटर स्ट्रिक्ट इंटेक एंड यूरिन आउटपुट क्लोजली। इनटेक आउटपुट, आउटपुट में भी यूरिन आउटपुट आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा, बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यूरिन आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज ये किडनी की ही सर्जरी थी, किडनी की ही ट्यूमर रिमूव की थी। मॉनिटर फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मॉनिटर बॉवेल साउंड्स एंड अदर साइंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। यस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ना हो वो मॉनिटर करना है, बॉवेल साउंड्स चेक करते रहना है। जीआई सिस्टम की एक्टिविटी हमें मॉनिटर करती रहनी है, बिकॉज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आफ्टर सर्जरी। सो वो चीज हमें खास ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ भी ना हो। नेक्स्ट इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर एनी हाउ। avoid palpation of the abdomen in the child with Wilms tumor and be cautious when bathing, moving and handling the child. Yes, गलती से भी आप पाल्पेट नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि ये चाइल्ड को विल्स ट्यूमर है, सो यू कैन नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन। एंड जब आप उसको नहला रहे हो, मूव कर रहे हो, उसको हैंडल कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल कि उसकी गलती से भी पाल्पेशन एब्डोमेन पर ना हो जाए, एब्डोमेन ट्यूमर पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द encapsulated tumor intact. Rupture of the tumor can cause the cancer cell to spread throughout the abdomen, lymph system and blood stream. अगर वो विल्म्स ट्यूमर है जो आपने पाल्पेट कर दिया और वो उसकी कैप्सूल रप्चर हो गई, तो रप्चर होने की वजह से क्या हो सकता है? पूरी बॉडी में वो कैंसर स्प्रेड हो सकता है। एब्डोमेन, पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड हो सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, एंड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। So this is why we have to avoid palpation when we identify that the child is suffering from Wilms tumor. Remember this thing. We cannot palpate the abdomen. Okay. So that is all about neuroblastoma. Okay. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? So today we have started new chapter, that is oncological problems. The priority concepts are cellular regulation and safety. उसमें हमने ल्यूकेमिया स्टडी किया। ल्यूकेमिया क्या है वो स्टडी किया। ल्यूकेमिया मतलब इमेच्योर डब्ल्यूबीसी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसकी वजह से बोन मैरो में से मैच्योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट नहीं बन पा रहे हैं। देन उसका असेसमेंट देखा कि अगर ल्यूकेमिया होता है तो क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगे। सो रिलेटेड टू लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी, लैक ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ प्लेटलेट, जो भी होता है वो सब हमें याद रखना है। देन मेन साइंस लाइक, अगर जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज है, जो ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स है, वो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाएंगे तो उसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। एंड आईसीपी इंक्रीज होगा तो इन्फेंट में कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, चाइल्ड में कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, पर्सनालिटी बिहेवियर रिलेटेड क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेट साइन क्या है कि जब बहुत सीवियर आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो लेट साइन क्या है वो हमने देखे। फिर ल्यूकेमिया में सबसे कॉमन चीजें हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस रखना है, कैसे चाइल्ड को प्रोटेक्ट करोगे, वो हमने देखा। सेकेंड कंसर्न इज ब्लीडिंग। तो ड्यू टू लैक ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ब्लीडिंग होता है। सो ब्लीडिंग के प्रिकॉशंस हमने स्टडी किए कि कैसे आप बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो ब्लीडिंग।
फिर फटीग एंड न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है, बेबी को बहुत फटीग होगा, एनोरेक्सिया होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने कीमोथेरेपी देखा कि हाँ, ड्यू टू कीमोथेरेपी और एक तो ऑलरेडी सप्रेस हो रहा था और ज्यादा सप्रेस हो सकता है, तो उसके क्या प्रॉब्लम्स होंगे, कैसे हम ध्यान रखना है वो हमने देखा। ओके, एंड रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी चाइल्ड है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो ल्यूकेमिया वाले हैं या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है एंड वो कीमोथेरापी ले रहे हैं, तो ऐसे चाइल्ड को इन्फेक्शन के रिलेटेड हमें बहुत ज्यादा फोकस करके केयर देनी होगी, बिकॉज इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड है वो। फिर हमने हॉजकिंस डिजीज देखा। हॉजकिंस डिजीज मतलब लिम्फ नोड का कैंसर, मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड को हम हॉजकिंस डिजीज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हॉजकिंस डिजीज सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम तक ही सीमित है, वो स्प्रेड होके उसके सिस्टम से एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स में भी जा सकता है, लाइक लीवर, बोन्स, स्प्लीन, बोन मैरो एंड लंग्स एंड मीडियास्टिनम। ओके, देन उसका हमने असेसमेंट देखा कि अगर हॉजकिंस डिजीज होगा तो क्या होगा, तो वो जो ट्यूमर है, जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, आप उसको पालपेट करोगे तो वो आपको हार्ड फील होगी, आप ऐसे उसको मूव भी कर पाओगे, पेशेंट को पेन भी नहीं होगा, एंड ब्लड टेस्ट करोगे, उसका सैंपल लेके भेजोगे तो रीड स्टर्नबर्ग टेस्ट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सीटी स्कैन से भी आपको पता चल सकता है। एंड अगर वो एक्स्ट्रा लिम्फेटिक सिस्टम में चली गई है, बाहर निकल गई है, दूसरे ऑर्गन्स में इन्वेड हो गई है, तो आपको दूसरे सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। उसकी इंटरवेंशन सिर्फ दो ही है, कीमो, रेडिएशन या फिर कंबाइन करके, मतलब कीमो एंड रेडिएशन ही है, उसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, अगर अर्ली स्टेज में है तो सिर्फ कीमो भी ओके है, अलॉन्ग विथ रेडिएशन भी चलेगा। अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में है तो रेडिएशन के साथ साथ मल्टी ड्रग कीमोथेरापी देना पड़ेगा। एंड मल्टी ड्रग अगर कीमोथेरापी दोगे तो उसकी वजह से पेनसाइटोपेनिया होगा। पेनसाइटोपेनिया मतलब सारे सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स है, सॉरी, जो ब्लड सेल्स है वो सारे कम हो जाएंगे, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सो इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग के लिए हमें मॉनिटर करना है। फिर हमने एडवर्स इफेक्ट्स देखे रेडिएशन थेरापी के सिस्टम वाइज, जीआई सिस्टम में क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, म्यूकोजल अल्सरेशन, डायरिया, उसके लिए आप क्या करते हो वो हम। एलोपेशिया हो सकता है, ड्राई और मॉइस्ट डिस्क्वेशन हो सकता है, नर्सिंग वो हमने देखा। डायबिटीज के लिए क्या करना है वो स्टडी किया। बोन मैरो सप्रेशन, दैट इज माइलो सप्रेशन, उसमें उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, वो हमने स्टडी किया। देन वी हैव स्टडीड नेफ्रोब्लास्टोमा, मतलब ट्यूमर ऑफ द किडनी। सो इंटा एब्डोमिनल किडनीज पर ट्यूमर हो जाती है, एक साइड भी हो सकती है, दो साइड भी हो सकती है, लोकलाइज भी हो सकती है, या फिर समटाइम्स मेटास्टेसिस होके दूसरे ऑर्गन तक भी चली जा सकती है। पीक सबसे ज्यादा 3 इयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है, एंड हेरिडिटरी में मिलता है या फिर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज के इसकी ट्रीटमेंट तीन है, सर्जरी कर सकते हैं हम, पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल ऑफ किडनी, सो सर्जरी, कीमो एंड रेडिएशन, ऐसे आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ट्रीटमेंट के तीन ऑप्शंस हैं, एंड असेसमेंट फाइंडिंग्स। आपको जो एब्डोमेन है वो एकदम स्वोलन दिखेगा, वो जो ट्यूमर है वो एकदम फर्म होगी, नॉन टेंडर होगी, और एक साइड पर ही रहेगी, बहुत डीप होगी। किडनीज की वजह से हिमेचूरिया, यूरिनरी रिटेंशन, अनीमिया, पेलर एनोरेक्सिया, हाइपरटेंशन हो सकता है। क्यों होता है उसका रैशनल आपको याद रखना है, रीजन यू हैव टू रिमेम्बर। देन प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, सर्जरी से पहले क्या ध्यान रखना है, सो ब्लड प्रेशर खास मॉनिटर करना है, यू कैन नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन, एंड एब्डोमिनल गर्थ लेनी है। आफ्टर सर्जरी क्या करना है, सो टेम्परेचर चेक करना है,
हेमरेज और इन्फेक्शंस के साइंस चेक करने हैं, यूरिन आउटपुट स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, एंड एब्डोमिनल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमें चेक करते रहना है। सब डिस्टेंशन चेक करोगे गर्थ लेकर, और वो सब सेम करना है। Really important point that you have to remember is avoid palpation. We cannot palpate at any cost. अगर आपको पता है कि इसको विल्स ट्यूमर है, तो विल्स ट्यूमर है तो आप उसको पाल्पेट नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पाल्पेट करोगे और गलती से वो ट्यूमर ब्रेक हो गई, निकल गई, कैप्सूल से निकल गई, तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, एब्डोमेन में, पूरे एब्डोमेन में लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। एंड जब भी आप बेबी जो चाइल्ड है उसको नहला रहे हो, मूव कर रहे हो, या फिर उसको हैंडल कर रहे हो, उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, सो बी वेरी श्योर कि गलती से उसके एब्डोमेन पर ऐसे प्रेशर ना आ जाए, आप उसको पालपेट मत करना। दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर। I hope you don't have any doubt. If you have any doubt, you can message me and I will solve your doubts. Okay, now see you tomorrow at 9 a.m. Thank you.